आय पर लगने वाला कर। सीधा सा फार्मूला है, सीधा सा फंडा है। सरकार कहती है, अभी आप लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि यदि गवर्नमेंट कहती है, सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहती है, ठीक, कि यदि आपकी इनकम है, आपकी इनकम है, ये आप हैं, आपकी इनकम है, ठीक, तो सरकार कहती है यदि आपकी इनकम है तो इस पर हम एक टैक्स लेंगे, हम एक टैक्स लेंगे और यही टैक्स कहलाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, यही टैक्स कहलाता है इनकम टैक्स, जो सरकार इनकम पर लेती है, आय पर लेती है। ठीक, समझ में आ गई बात। भारत में इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर के अंग्रेज आए थे। अंग्रेज बड़े चालाक थे। उन्होंने किसानों से कहा कि हम राजस्व लेंगे, उपज के 50% के लगभग ले ही लेते थे, और जो गैर कृषि कार्य करते थे उनसे कहा कि तुम्हारी आय होगी। जो गैर कृषि कार्य करते थे, मान लो खेती बाड़ी नहीं करते थे, कोई उद्योग धंधा व्यवसाय कुछ भी करते थे, किसान से मालगुजारी ले लेते थे, राजस्व ले लेते थे, अनाज ले लेते थे, जो अन्य काम करते थे उनसे कहते थे कि तुम्हारी आय हो रही है, हम तुमसे इनकम टैक्स लेंगे। इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट अंग्रेज लेकर के आए थे। अगर देखा जाए तो 1757 जब प्लासी की लड़ाई होती है और 1947 जब तक आजाद हिंदुस्तान होता है, 1757 से लेकर 1947 तक, यानी पूरा का पूरा जो ब्रिटिश भारत का दौर रहा है, दुनिया में सर्वाधिक इनकम टैक्स भारत से के लोगों से ही लिया जाता था। अंग्रेज एकदम चूस लेते थे। जब देश आजाद हुआ तो इनकम टैक्स को कम किया गया, काफी कम किया गया, धीरे धीरे कम होता रहा। जब 1991 के आर्थिक सुधार आते हैं तो उसमें बनती है एक राजाजी चलैया समिति। राजाजी चलैया समिति, जैसे आप हमने बैंकिंग में आपको पढ़ाया था नरसिम्हन कमेटी, वैसे ही टैक्स के क्षेत्र में राजाजी चलैया का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें करों का राजकुमार कहा जाता है। तो राजाजी चलैया समिति बनी थी, तो राजाजी चलैया समिति ने कहा था कि भैया टैक्स बहुत कम है, इनकम टैक्स बहुत कम है, धीरे धीरे कम कीजिए। धीरे धीरे कम करते हुए अब तो काफी कम हो चुका है, फिर भी अधिक है। अभी जो इनकम टैक्स है मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यह इनकम टैक्स ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता दूंगा, इसको याद नहीं रखना, क्योंकि अगले महीने, आज 31 मई हो गया, जून में ही नई इनकम टैक्स स्लैब आ जाएगी। सरकार चुनाव में गई है, ठीक, कल अंतिम चरण है, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, 10 जून को शपथ ग्रहण होगा, और जो नई सरकार चुन करके संसद में जाएगी तो संसद में एमपी लोग शपथ लेंगे। उसके बाद सरकार पहला काम करेगी, इनकम अपना बजट लेकर के आएगी। सरकार पहला काम करेगी, अपना बजट लेकर आएगी। उस बजट में वो इनकम टैक्स की नई दरें लेकर के आएगी, नए स्लैब लेकर के आएगी। तो दोबारा मैं फिर इनकम टैक्स की स्लैब आपको बताऊंगा जब सरकार लेकर आ जाएगी। अभी जो बताऊंगा ऐसे एग्जांपल से आपको समझाने के लिए, ठीक ना। इनकम टैक्स स्लैब अगले महीने बदलना पड़ता है, ठीक। तो आ जाइए, कहानी इनकम टैक्स की पढ़ते हैं, चर्चा इनकम टैक्स की करते हैं, टैक्स पर बातें करते हैं। इनकम टैक्स, भारत में आज जो इनकम टैक्स का कानून है वह है इनकम टैक्स 1961 में विस्तृत रूप से इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, और उसी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ही तहत आज तक का इनकम टैक्स का कानून प्रसारित होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है, इनकम हेड की चर्चा करता है, यानी किससे किससे टैक्स लिया जा सकता है। तो आज इतना बढ़िया मामला लिखा गया है कि कुछ बचता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। इनकम टैक्स हेड 1961 का इनकम टैक्स एक्ट कुछ इनकम टैक्स हेड की बात करता है। इनकम टैक्स हेड मतलब किस किस से इनकम होती है, तो हम आपसे इनकम टैक्स लेंगे। तो इनकम टैक्स हेड में पहली बात कही जाती है कि इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशन, यानी तनख्वाह से इनकम है, वेतन से इनकम है, पेंशन से इनकम है, तो आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंट, कह रही है सरकार कि यदि आपने अपना घर अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ाई हुई है, ठीक, इससे जो आपको किराया आ रहा है, इससे हम क्या लेंगे, आपको इनकम टैक्स लेंगे, ठीक। सरकार कह रही है कि यदि आपको किसी भी प्रकार के व्यवसाय से इनकम हो रही है तो इनकम टैक्स लेंगे। कोई प्रोफेशन आपने चुना है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, कुछ भी है, इनकम हो रही है तो हम इनकम टैक्स लेंगे, ठीक। सरकार कह रही है कि अगर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल मतलब होता है, कैपिटल गेन मतलब होता है पूंजी लाभ। सरकार कह रही है कोई भी संपत्ति यदि आप बेचते हैं, कोई भी संपत्ति यदि आप बेचते हैं, सेल करते हैं, सरकार कह रही है कोई भी संपत्ति यदि आप सेल करते हैं तो इससे भी जो इनकम होगी उन पर इनकम टैक्स लेंगे। आप जमीन बेचते हैं, बॉन्ड बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, शेयर बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, उससे जो लाभ होगा उससे इनकम टैक्स लेंगे। इसके अलावा एक लाइन लिखा गया है, इनकम फ्रॉम अदर, यानी किसी भी अन्य चीज से, जैसे एफडीआई, सेविंग अकाउंट, और लास्ट में लिख दिया गया है अदर इनकम, यानी किसी चीज से भी इनकम होती है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यह इनकम है। थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी बता देते हैं, कहानी बता देते हैं, ठीक। तो कहानी यह है कि 1757 प्लासी की लड़ाई से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश काल था, और संसार में सबसे अधिक इनकम टैक्स भारत में ही लगता था। जब देश आजाद हुआ तो यह हुआ कि इतना इनकम टैक्स थोड़ा लेंगे, तो एक कमेटी बनाई गई जिसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी। इस डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से कहा कि इनकम टैक्स को धीरे धीरे घटाइए भैया, बहुत ज्यादा ले रहे हैं इनकम टैक्स। इस डायरेक्ट इंक्वायरी इनकम टैक्स कमेटी ने सुझाव दिया था कि जो बहुत इनकम वाले लोग हैं वही बचत करते हैं, और जो बचत करते हैं वही अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं, इसी से आर्थिक क्रियाएं उत्पन्न होती है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। इस इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि अधिक आय वाले ही बचत करते हैं, और अधिक आय वाले से अधिक इनकम टैक्स ले लोगे तो उनका बचत प्रभावित होगा, जब बचत प्रभावित होगा तो निवेश प्रभावित होगा, यानी बचत कम होगी तो निवेश भी कम होगा, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए धीरे धीरे इनकम टैक्स को कम करना चाहिए, ठीक। तो इसी डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी के तर्क को हमने लिख दिया है कि अधिक आय वाले ही बचत करते हैं, और यदि सरकार उन पर अधिक टैक्स लगाती है तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नहीं होगा, अर्थात जो बचत कर रहे हैं जो वो निवेश ही नहीं कर पाएंगे, तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नहीं होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं होगा, आर्थिक क्रियाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इसके बाद आपको पता होगा 1991 के आर्थिक सुधार, हमने आपको इसलिए 1991 के आर्थिक सुधार शुरू में पढ़ा दिए। जब 1991 का आर्थिक सुधार हुआ तो हर क्षेत्र में सुधार हुआ, तो टैक्स में भी सुधार किया गया, और 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, ठीक, ये हुआ कि 1991 के आर्थिक सुधारों को टैक्स के क्षेत्र में कैसे लागू किया जाए। तो एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनी 1991 में, जिन्हें राजाजी चिलैया कमेटी भी कहते हैं। इस राजाजी चिलैया को भारत के कर सुधारों का, ठीक, भारत के कर सुधारों का जनक भी कहते हैं। राजाजी चिलैया, ठीक, वो करों का राजकुमार भी कहते हैं। जितने भी टैक्स रिफॉर्म हुए हैं भारत में, उसके पीछे राजाजी चिलैया का बहुत बड़ा योगदान है। राजाजी चिलैया ने कहा 1991 में, सरकार से कहा कि तुम लोग गलत कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हो, क्योंकि 1991 के पहले सरकार सोचती थी कि जितना अधिक हम कर लेंगे, ठीक, उतना अधिक हमारा राजस्व बढ़ेगा, हमारा खजाना बढ़ेगा, और उतना ही देश आगे बढ़ेगा। राजाजी चिलैया ने कहा गलत कॉन्सेप्ट है। राजाजी चिलैया ने कहा जब तुम कर अधिक कर देते हो ना तो लोग कर चोरी करने लगते हैं, और जब लोग कर चोरी करने लगते हैं तो यहीं से अर्थव्यवस्था में काला धन और भ्रष्टाचार का जन्म होता है। यानी एक तरफ सरकार को राजस्व भी नहीं मिलता है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी आ जाती है, भ्रष्टाचार आ जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा दुखद परिणाम होता है कि जो योग्य लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, जिनकी आय अधिक है, जब देश में उनकी इनकम पर आय कर अधिक लगता है तो वो विदेश भागने लगते हैं।
वो क्या होने लगते हैं, वह विदेश भागने लगते हैं। यानी राजा जी चलैया ने एक वक्र बनाया, कर्व बनाया, जिसे कहते हैं लॉफर वक्र। आपको ये वक्र नहीं समझना है, सिर्फ नाम जानना है। तो राजा जी चलैया ने एक वक्र बनाया जिसे लॉफर कर्व कहा जाता है। इस कर्व से उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने कहा, देश के शासकों को समझाया कि आप लोग समझते हो कि इनकम टैक्स, यदि उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति पर अगर इनकम टैक्स अधिक है, उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों पर यदि इनकम टैक्स अधिक है, ठीक, तो सरकार का रेवेन्यू अधिक होगा, सरकार का राजस्व अधिक होगा। राजा जी चलैया ने अपने इस लॉफर कर्व से समझा दिया, कहा पूर्णतः ये गलत कॉन्सेप्ट है। लॉफर कर्व के माध्यम से राजा जी चलैया ने कहा कि जब इनकम टैक्स इस आदमी पर अधिक लगेगा तो यह आदमी कर चोरी करेगा, और जब कर चोरी करेगा तो यहीं से काला धन का जन्म होगा, और जब काला धन का जन्म होगा तो इस काला धन को छिपाने के लिए भी उसे अधिकारी और नेताओं से साठगांठ करनी पड़ेगी। यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होगा। यहीं से किसका जन्म होगा? यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होगा। ठीक, साथ साथ राजा जी चलैया ने कहा कि मान लीजिए कोई इंजीनियर है, अच्छा पैसा कमाता है, देश में 1 करोड़ रुपया कमाता है, 40 लाख को टैक्स ही दे देता है, तो इंजीनियर इस युगत में रहेगा कि हमको विदेश में नौकरी मिल जाए, जहां टैक्स कम लगता है, तो बाहर चला जाएगा। तो राजा जी चलैया ने इस लॉफर कर्व से समझाया कि सरकारों को क्या इनकम टैक्स कम करना चाहिए, सरकार को इनकम टैक्स घटाना चाहिए। उसके बाद सरकारों ने धीरे धीरे इनकम टैक्स घटाना शुरू कर दिया। अगर आज की हम बात करें, अभी जो इनकम टैक्स लग रहा है, अगले महीने ये बदल जाएगा। सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब समझाना चाहता हूं, अगले महीने ये चेंज हो जाएगा, तो समझने के लिए जान लीजिए। आज की हालात ये है कि 2.5 लाख की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, 2.5 से 50 लाख की इनकम पर 5% टैक्स लगता है, 5 से 7.5 लाख की इनकम पर 10% टैक्स लगता है, 7.5 से 10 लाख की इनकम पर 15 लाख टैक्स लगता है, 10 से 12.5 लाख की इनकम पर 20% टैक्स लगता है, 12.5 से 15 लाख की इनकम पर 25% का इनकम टैक्स लगता है, और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% का इनकम टैक्स लगता है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब इसी टैक्स को जब अगले महीने बदलेगा तो क्लास चलती रहेगी, कोई भी क्लास चलती रहेगी, उसी बीच में एक बार और जो बदलेगा तो उसको समझा दूंगा। समझ में आ गई बात? ये बातें हैं इनकम टैक्स की। समझिए आप लोग, ये बातें हैं इनकम टैक्स की। समझ में आ गई बात? बताओ सिद्धार्थ बौद्ध, बताओ सिद्धार्थ, तुम्हारा तो नाम ही सिद्धार्थ है। प्रिया, ठीक ठीक, समझ गए? पुंडेर साहब समझ गए? अच्छा, सृष्टि करे आईएएस ऑफिसर पर भी टैक्स लगता है? हाँ, उन पर भी टैक्स लगता है, तनख्वाह अधिक होगी। ठीक, चुनून को इकोनॉमी हलवा लग रहा है, चल बढ़िया है भाई। तनख्वाह किसी की भी तनख्वाह अधिक हो गया, मान लो साल भर की तनख्वाह मिला करके किसी की भी तनख्वाह 2.5 लाख से ज्यादा हो गई तो टैक्स कटने लगता है। आईएएस की बहुत तनख्वाह होती है, वो तो 30 लाख से ऊपर चला जाता है, 30% के टैक्स स्लैब में होता है। इस पर सेस भी लगता है, सरचार्ज भी लगता है, अब इन पर सारे पर सेस भी लगता है। ठीक, कलेक्टर पर भी लगता है, सबकी सैलरी पर लगता है। समझ में आ गई बात? ऑफिसर पर कहने लगेगा भाई, प्राइवेट हो या सरकारी, आपकी इनकम अगर इस रेंज में आ गई तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और आईएएस ऑफिसर तो 30% इनकम टैक्स में रहता है। ठीक, रोहित करा पीएम पर भी लगता है, उन पर भी लगता है। जिस किसी उनकी भी तनख्वाह इस रेंज में है तो उनको भी इनकम टैक्स, राष्ट्रपति पर भी लगता है, टेंशन मत लो। ठीक ना? अब सरकार समय समय पर कुछ बहुत कम टैक्स में छूट देती है, जैसे एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, सरकार की कोई बचत पॉलिसी है उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक, उस पर सरकार टैक्स, इनकम टैक्स में थोड़ी सी छूट देती है। समझ में आ गई बात? ठीक, इनकम टैक्स पर छूट देती है। अब एक बात बार बार आती है कि 7 लाख पर इनकम टैक्स फ्री है। ठीक, अब एक बात आती है कि 7 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। 7 लाख तक की आय पर, इसका मतलब क्या है? तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। बात सुनते होगे, इनकम टैक्स नहीं लगता है, नहीं लगता है। 7 लाख की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब सीधा है, देखो सीधा है। सीधा ये है कि अगर किसी व्यक्ति की आय, ठीक, 7 लाख तक ही है, 7 लाख तक ही है, ठीक, तो उसके पहले का ये इनकम टैक्स सरकार उससे नहीं लेगी। अगर आय 7 लाख तक ही है तो ये टैक्स नहीं लेगी। लेकिन जो आय 7 लाख से अधिक हो जाएगी तो ये सारा टैक्स लेने लगेगी। ठीक ना? जैसे मान लो किसी व्यक्ति की आय अगर 7 लाख ही है, 7 लाख ही है, ठीक, तो 2.5 से 5 लाख पर जो 5% इनकम टैक्स लिया जा रहा है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो उसकी तनख्वाह, जो उसकी वार्षिक इनकम 7 लाख से अधिक होगी, क्यों पीछे का भी लिया जाने लगेगा। यही है, ठीक, 7 लाख की इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आमतौर पर हर साल के बजट में बदलता है, सरकारें कुछ ना कुछ चेंज करती है। पिछले साल जो बजट में इनकम टैक्स था, जब इस साल अंतरिम बजट लेकर के आए वित्त मंत्री, चुनावी बजट, तो उन्होंने बदला नहीं। लेकिन जून के महीने में जो नई सरकार आ रही है वह इनकम टैक्स स्लैब बदलने जा रही है, क्योंकि अभी हाल में, ठीक, देखा गया है कि जो भी सरकार, नई सरकार आती है, इनकम टैक्स को बदलती है। अब देखिए कौन आता है। ठीक ठीक, देखिए कौन आता है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ठीक, अच्छा, राहुल का डाउट है, बताओ भाई। बबीता कह रही है कि सर किस पर नहीं लगता है, तुम लोग मूर्ख हो। यहां जब हमने बताया कि किस पर टैक्स लगता है, तो इसमें सब आ गया। अदर इनकम पर कोई ऐसा इनकम नहीं है जो टैक्स फ्री है, सब इनकम पर टैक्स लगता है। बस टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाना चाहिए, वार्षिक कमाई आपकी जो टैक्स स्लैब है वहां पहुंच जाना चाहिए। हर चीज पर इनकम टैक्स। इवन अधिकारी लोग, जो मान लो कोई घूस लेते पकड़ाता है, नहीं तुम लोग सुनते होगे कि फला क्या छापा पड़ा, 60 करोड़ रुपया मिला, तो सुनते हो ना, नोट गिनने वाली मशीन गिनते गिनते थक गई। तो जो सूचना मिलती है इतना पैसा मिल गया, तो सबसे पहले उनके इनकम टैक्स वाले पूछते हैं, कहते हैं अच्छा तुम्हारे घर से इतना पैसा मिला, इतना टैक्स जोड़ करके हमको दे दो, वो टैक्स का हिस्सा लेकर चले जाते हैं। फिर आते हैं ईडी वाले, कहते हैं बताओ लाए कहां से थे, अब तुम पर कार्रवाई होगी। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, कहीं से अभी अब एक एक चीज बताऊंगा नहीं ना मैं, तुम लोग कोई करा यूट्यूब पर लगता है, कोई ऐसी कमाई नहीं है जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। एक लाइन में जान लो और बार बार पूछिए मत, कोई करा सर इस पर लगता है नहीं लगता है। यहां जब लिख दिया गया अदर इनकम, अन्य आय, इन सब पर तो लगता ही लगता है। इसके बाद अदर इनकम, भारत किसी भी देश की जो इनकम हो रही है, घास बेच के अगर इनकम हो रही है, कोई व्यक्ति कहे हम घास बेचते हैं, और घास बेच करके भी अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपया महीना हो रही है, इस टैक्स स्लैब में चला गया है, घास बेच करके भी अगर इस इनकम में चला है तो उसको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? बस इतना जान लो, किसी भी काम से इस इनकम टैक्स में आए तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बस कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर इनकम टैक्स ना आए, बस टैक्स स्लैब में आना चाहिए।
अब कुछ भी करो, 2.5 लाख से इनकम कम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो 5 लाख में आ गए और 5 लाख आय है लेकिन 7 लाख से कम ही है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार कहती है इस पर टैक्स तब हम लेंगे जब 7 लाख से अधिक हो जाएगा, लेकिन जो आपकी आय मान लीजिए 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया तो ये सारा का सारा इनकम टैक्स में आ गया। अब घास बेच रहे हो तो भी 10 लाख की आय तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये रही इनकम टैक्स की बातें। अब है एक है अगला है कारपोरेट टैक्स। इसे कारपोरेट टैक्स भी कहते हैं, कारपोरेट टैक्स भी कहते हैं, या इसे कारपोरेशन टैक्स भी कहते हैं, या इसे कारपोरेशन टैक्स भी कहते हैं, इसे ही निगम कर भी कहते हैं, इसे ही निगम कर भी कहते हैं। तो 3 नाम है इसका, निगम कर, कारपोरेशन टैक्स या कारपोरेट टैक्स, तीनों का एक ही नाम है। ठीक, समझ में आएगा? ठीक, समझ में आ गई बात? अब जब एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा जो किसान है उसको इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है, किसान है उसको इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है। भारत में कृषि आयकर का हिस्सा नहीं है, ठीक, भारत में कृषि आयकर का हिस्सा नहीं है, ठीक, समझना बात को। तो सिर्फ एक कृषि ही ऐसी चीज बची हुई है जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, खेती किसानी पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। बाकी सब काम आप व्यवसाय कीजिए, किसी भी प्रकार का वेतन उठाइए, पेंशन उठाइए, सब पर लगता है, चाहे सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट नौकर हो, ठीक, सबको इनकम, ठीक, टैक्स देती है, ठीक। और ये जो इनकम टैक्स स्लैब हमने बताया वार्षिक इनकम टैक्स स्लैब है, ठीक, 1 साल की कमाई अगर इसके इतने तक है तो आपको इनकम टैक्स देना होगा, ठीक। अच्छा, एक को अभी 7 लाख का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। सरकार कह रही है देखो देखो अब एक बात बताता हूं, एक चिल तुम लोग परेशान करोगे, बता देता हूं, जरूरत नहीं है। देखो टैक्स गिना कैसे जाता है, सरकार कह रही है कि समझना। अब देखो कैसे टैक्स गिना जाता है, अब बता देता हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए किसी की आय 30 लाख तक है, सरकार कह रही है कि देखिए अगर किसी की आय 5 लाख है तो उस पर हम 5% इनकम टैक्स लेंगे, 5 से 7.5%, 7.5 लाख के बीच के है तो हम 10% इनकम टैक्स लेंगे। लेकिन ये लेंगे, ये 5% वाला इनकम टैक्स हम तब लेंगे जब उसकी आय 7 लाख से अधिक हो जाएगी। अगर 7 लाख से अधिक होगी तो ही ये लेंगे, 7 लाख से अधिक नहीं होगी, मान लीजिए 6.5 लाख हो जाए, किसी की इनकम मान लीजिए 6.5 लाख ही हो जाए, 6,50,000 हो जाए, तो सरकार कहती है ये वाला टैक्स में हम छूट दे देंगे, छूट दे देंगे। समझ में आ गई बात? ठीक, बस यही है, ये वाला टैक्स में हम छूट दे देंगे, ठीक, समझ में आ गई बात? बताओ, अब आ जाओ, आइए भाई, अब आ जाइए आप लोग कारपोरेशन टैक्स पर। कारपोरेट टैक्स या कारपोरेशन टैक्स, देखो कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, परेशान मत करो भाई लोग, आप लोग, कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, ठीक, ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। सरकार कहती है इस कंपनी के प्रॉफिट पर हम एक टैक्स लेंगे और इसे कहती है कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का खर्चा है, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ने पूरा खर्चा किया साल में 100 करोड़, कच्चा माल, तनख्वाह, सैलरी पे, ठीक, बिजली बिल सब कुछ देने में खर्चा किया है 100 करोड़ और माल बेचा है 120 करोड़ का, तो प्रॉफिट कितनी हुई? प्रॉफिट हुई 20 करोड़ की। सरकार कहती है इस 20 करोड़ के प्रॉफिट पर हम जो टैक्स लेंगे उसे कहेंगे कारपोरेट टैक्स। 20 करोड़ के प्रॉफिट पर क्या लेंगे? कारपोरेट टैक्स। यानी कारपोरेट टैक्स कंपनियों की लाभ पर लगाया जाता है, कंपनियों के इनकम पर लगाया। सरकार का कहना है कि ये जो कंपनियां हैं ना, ये भी एक स्वतंत्र इकाई होती हैं, ये भी एक स्वतंत्र इकाई होती हैं, इसलिए यह अगर प्रॉफिट कमाती हैं तो इन्हें भी टैक्स देना होगा। तो कंपनियों की प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं कारपोरेट टैक्स, उसे ही कहते हैं कारपोरेशन टैक्स, उसे ही कहते हैं निगम कर, ठीक। अब होता क्या है, जैसे मान लो एक कंपनी है, इसके कई शेयर होल्डर है, मान लीजिए ये कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, ठीक, ये कोई कंपनी है, इसके कई शेयर होल्डर है, मान लीजिए इसके 3 शेयर होल्डर है, 4 शेयर होल्डर है, 5 शेयर होल्डर है, कई लोगों ने मिलकर के कंपनी खोली हुई है, ठीक। ये इसके क्या है? ये इसके शेयर होल्डर्स हैं, यानी ये इसके हिस्सेदार है, ठीक। अच्छा, किसका क्वेश्चन है भाई? कौन पूछ रहा है? असद खान पूछ रहा है कि सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते हो? इसलिए नहीं देते हैं मिस्टर असद खान क्योंकि आप क्वेश्चन में निहायत बकवास लूं तो आप लोग तो जब, ठीक, जैसे मोहित पूछ रहा क्या है का डाउट पूछिए, मैं एक एक टॉपिक कम देखा जाता है, ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए, कहाँ है भाई, कहाँ भैया, ये कहाँ गए? अच्छा आ जाएंगे, भेजना तो ठीक, तो आ जाइए। तो ये कोई कंपनी है, समझना बात को, ये कोई कंपनी है, ठीक, ये कोई कंपनी है, प्लीज पढ़ाने दीजिए आप लोग, ये कोई कंपनी है। कहते हो हम लोग को, कहते हो तुम लोग की आईएएस बनना, ऐसे आईएएस की तैयारी करने वाली पढ़ाई होती है, ठीक। अब एक जीएसटी से सवाल पूछ रहा है, बताओ, अरे जीएसटी की बारी आएगी, जीएसटी बताऊंगा। किसी भी कंपनी, कमेंट बॉक्स बंद करो, थोड़ा दूध खिलाओ तो किसी भी कंपनी के, समझना, फिर से आ जाओ तुम लोग, किसी भी कंपनी के, समझना बात को, कारपोरेट टैक्स फिर से समझाता हूं, किसी, कोई ये कंपनी है, कोई ये कंपनी है, ठीक, कोई ये कंपनी है, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट पर, अब इसी में कोई पूछेगा प्रॉफिट ना हो सर तो, अरे जब हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट पर लगता है इसका मतलब प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं लगता होगा। अब इसी में पूछ रहा है सर प्रॉफिट ना हो तो, अरे भैया जब हम कह रहे हैं प्रॉफिट पर लगता है तो प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं लगेगा। यानी किसी भी कंपनी के प्रॉफिट पर टैक्स लगता है और उस टैक्स को कहते हैं कारपोरेशन टैक्स, ठीक, उस टैक्स को कहते हैं कारपोरेशन टैक्स या उस टैक्स को कहते हैं कारपोरेट टैक्स। तुम लोग पूछते हो ना कि आईआईटीएन क्यों आईएएस बनते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले क्यों आईएएस बनते हैं? इसलिए आईएएस बनते हैं क्योंकि उनके पास पढ़ने का सलीका होता है, उनके पास पढ़ने का सलीका होता है, वो एक बात कहो तो तुरंत पकड़ लेते हैं,
अभी पूछ रहा सर 7 लाख तक इनकम पर क्यों टैक्स नहीं लगता, 5 बार इस बात को बता चुका। अरे 7 लाख की इनकम वाले कौन लोग होंगे, थोड़े कम इनकम वाले होंगे, तो सरकार कहती है इनसे टैक्स छोड़ दीजिए। ठीक, अभी मैं कमेंट बॉक्स बंद करवाता हूँ आधे घंटे से, कमेंट बॉक्स बंद कीजिए भाई, कहाँ चले गए थे। ठीक, अब तुम लोग पूछते हो ना सर इंग्लिश मीडियम का क्यों होता है, IITN का क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, उनको पढ़ने का सलीका होता है, उनके पास अपना कॉमन सेंस होता है। उनको एक बात ये, अगर हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट पर टैक्स लगता है तो समझ लेते हैं कि प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं लगता है। ठीक, उनसे कह देते हैं कि अदर इनकम, जब इनकम हेड बता देते हैं कि देखो इनकम पर टैक्स लगता है, और एक लाइन लिख देते हैं कि अदर इनकम पर टैक्स लगता है, तो समझ जाते हैं। नहीं नहीं, कोई दिखाना ही नहीं। ठीक, कमेंट बॉक्स, तो आइए आपके कमेंट बॉक्स को मैंने आप लोगों की चलते बंद किया और फिर से चर्चा करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की। अब इत्मीनान से, जिनको पढ़ना हो पढ़िए, जिनको पढ़ना हो ना पढ़िए, मैं आप लोगों का खुरापात देखूंगा नहीं तो मुझे दुख होगा, नहीं तो चुपचाप पढ़िए। तो आइए बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की, कॉर्पोरेट टैक्स की। ठीक, देखिए कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कंपनी के प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रॉफिट पर एक टैक्स लगता है, जिस टैक्स को कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनी के प्रॉफिट पर एक टैक्स लगता है, जिस टैक्स को कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। समझ में आ गई बात? प्रॉफिट पर लगेगा, यानी प्रॉफिट नहीं होगी तो नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट ही तो कमाई है, प्रॉफिट ही तो इनकम है, और टैक्स हमेशा इनकम पर लगता है। मान लीजिए किसी कंपनी चला रहे हैं, एक साल चलाने का 100 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, ठीक, और एक साल में इस कंपनी से सामान बेचे 120 करोड़ का, व्यापार किए 120 करोड़ का, तो 100 करोड़ लगाया, 120 करोड़ का व्यापार किया, यानी प्रॉफिट कितनी हो गई आपकी, 20 करोड़ की क्या हो गई, प्रॉफिट हो गई। जो 20 करोड़ की प्रॉफिट है, ठीक, इस 20 करोड़ पर टैक्स लगता है, और इस 20 करोड़ पर सरकार कॉर्पोरेट टैक्स लेती है। सरकार कहती है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, सरकार कहती है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, सरकार कह रही है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, इस कंपनी के कई शेयर होल्डर्स हैं, कई शेयर होल्डर्स हैं, इस कंपनी के कई शेयर होल्डर्स हैं। सरकार कहती है कि मान लीजिए कई शेयर हैं, तो सरकार कहती है कि पहले कंपनी का प्रॉफिट देखा जाएगा। ठीक, प्रॉफिट से हम कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे, और इस कॉर्पोरेट टैक्स लेने के बाद जो बचेगा पैसा, ठीक, वही पैसा शेयर होल्डर में बांटा जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट 20 करोड़ है, किसी कंपनी का प्रॉफिट 20 करोड़ है, इस 20 करोड़ पर कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाएगा। मान लीजिए इस 20 करोड़ में 2 करोड़ रुपया सरकार ने टैक्स ले लिया, तो बचा पैसा कितना, 18 करोड़। जो 18 करोड़ होगा वही शेयर होल्डर्स में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। जो 18 करोड़ होगा वही शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? वही शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा। तो आइए कॉर्पोरेट टैक्स की बातें बताते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, भारत में कंपनी अधिनियम है जिसे 1956 में बनाया गया था। जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं तो उस कंपनी अधिनियम के तहत आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। ठीक, वो कंपनी अधिनियम है कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1956 कहा जाता है। ठीक, कोई भी कंपनी आप खोलने जाएंगे ना तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसे कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन होता है। 2013 में इस कंपनी एक्ट में कुछ संशोधन किए गए, तब से इस कंपनी एक्ट को कंपनी एक्ट 2013 कहा जाने लगा। वही 1956 वाला एक्ट है, उसे ही अब क्या कहा जाता है, कंपनी एक्ट 2013। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कंपनी एक्ट 1956 है, जिसे अब कंपनी एक्ट 2013 कहा जाता है, इसके तहत रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनियां हैं सब पर यह टैक्स लगाया जाता है। कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स सब पर लगाया जाता है, जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। और भारत में कंपनी तभी खुल सकती है जब इस कंपनी एक्ट 1956 में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो। अब सवाल उठता है क्यों लगता है यह टैक्स, क्यों लगता है? तो यह टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि जो कंपनी होती है यह एक स्वतंत्र इकाई होती है, यह एक फ्री यूनिट होती है। कंपनी एक स्वतंत्र इकाई होती है, ठीक, इसलिए इसकी आय पर एक अलग टैक्स लगना चाहिए। कहा गया कि कंपनी भी एक स्वतंत्र इकाई होती है, इसलिए हर कंपनी की आय पर एक अलग टैक्स लगना चाहिए। प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि कंपनियों के प्रॉफिट पर टैक्स लगाया जाता है, जितना वो लाभ कमाती है उन पर ही टैक्स लगाया जाता है। जो भी लाभ होता है उसमें से पहले कॉर्पोरेशन टैक्स को घटा दिया जाता है, उसके बाद जो लाभांश होता है, डिविडेंड्स होता है, उसे शेयर होल्डर में बांट दिया जाता है, उसे शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। जो लाभांश होता है उसे शेयर होल्डर्स के बीच बांट दिया जाता है। आजाद भारत के बाद जब देश आजाद हुआ तो कॉर्पोरेशन टैक्स बहुत अधिक था, ठीक, कंपनियों के लाभ पर कर सरकार बहुत अधिक लेती थी। 1991 में जब चलैया समिति बनी थी, वही राजाजी चलैया समिति जिसे कर सुधारों का राजकुमार कहा जाता है, उस राजाजी चलैया समिति को पूरे के पूरे टैक्स रिफॉर्म की बात करने को कहा गया था। तो जब राजाजी चलैया समिति को पूरे के पूरे टैक्स रिफॉर्म की बात करने को कहा गया था, तो राजाजी चलैया समिति से कहा गया था कि भैया इनकम टैक्स के बारे में तो आपने बताया, कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में बताओ, कॉर्पोरेट टैक्स के भी बारे में बताओ। तो 1991 में इस चलैया समिति ने कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में भी कहा था कि इसको घटा करके 40% कीजिए, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा लेती थी भारत सरकार। यानी 1991 में कह रहे हैं कि घटा के 40 कीजिए, अर्थात 1991 के पूर्व तो ये 40 के ऊपर 50% के आसपास का होगा, तो घटा के 40 कीजिए। क्या कीजिए? घटा करके 40 कीजिए। तो 1991 में राजाजी चलैया कहते हैं भैया घटाइए और 40 कीजिए। राजाजी चलैया की बात को मानते हुए 1994-95 के बजट में ही इसे घटा करके 40 कर दिया गया। 1994-95 के बजट में ही इसे घटा करके 40 कर दिया गया। यानी 1994-95 में कॉर्पोरेशन टैक्स कितना परसेंट हो गया? तो 40%। कितना हो गया कॉर्पोरेशन टैक्स? 40%। अब जब 40% 1994-95 में हुआ तो उस समय भी कह दिया गया कि अभी 40% कर रहे हैं, धीरे धीरे इसे घटाएंगे। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार आई, अटल जी की सरकार आई, कॉर्पोरेशन टैक्स धीरे धीरे घटता रहा। 2016 तक आते आते स्थिति ये थी, 2016 तक आते आते स्थिति ये थी कि कॉर्पोरेशन टैक्स 30% हो चुका था। यानी 1994-95 में 40 हुआ, धीरे धीरे घटते घटते 2016 तक स्थिति ये थी कि कॉर्पोरेशन टैक्स 30% हो गया था। यानी कितना हो गया था? 30%। तो 2016 का जब बजट लेकर के वित्त मंत्री आए तो वित्त मंत्री ने कहा कि अभी ये 30% है, लेकिन हम धीरे धीरे इसे और कम करेंगे। समझना बात को,
2016 में वित्त मंत्री कह रहे हैं कि हम 30% तक तो आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे और कम करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1991 में 1991 में 1991 में इसे कहा जाता है कि 40% पर लाइए, यानी 1991 से पूर्व या 40 से अधिक रहा होगा ना भाई, तभी तो कहते हैं घटा करके 40% लाइए। और जब राजा जी चिलैया ने कहा तो 1994 ठीक और 95 के बजट में इसे घटा करके 40% ला दिया गया। उसके बाद बात यह हो गई ठीक 1994-95 से लेकर के पुनः धीरे धीरे घटता रहा, पुनः धीरे धीरे घटता रहा ठीक। और 2016 के पूर्व कभी 1% घटा, कभी 2% घटा। 2016 के पूर्व यानी 2016 आते आते ये कितना हो गया था? 30% हो गया था। तो 2016 का जब बजट लेकर के वित्त मंत्री आते हैं, 2016 का बजट लेके आते हैं तो कहते हैं कि देखिए 2016 में कहते हैं देखिए अभी 30% तक पहुंच गया है, भविष्य में हम इसे बड़ा कम करने वाले, भविष्य में हम इसे बड़ा कम करने वाले हैं, यानी वित्त मंत्री ने कहा इसे हम कम करने वाले हैं। तो अपने वादे को दोहराते हुए ठीक 2019-20 में भारत सरकार ने एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म लाया, एक बड़ा सुधार लाया और इसे कहा गया कारपोरेशन टैक्स रिफॉर्म। इसे कहा गया कारपोरेशन टैक्स रिफॉर्म 2019-20 में लाया गया। और यही रिफॉर्म कम से कम अभी ये 10-15 साल यही चलेगा, ये 10-15 साल चेंज नहीं होगा। इनकम टैक्स तो अभी बजट आ रहा है इसी में चेंज हो जाएगा, ये कम से कम 15-20 साल चलेगा, ठीक ना, इससे कम नहीं होने जा रहा। तो सितंबर 2019-20 में लाया गया कारपोरेशन टैक्स रिफॉर्म। और कारपोरेशन टैक्स ठीक रिफॉर्म में ये बात कही गई, समझ में आ गई बात? कारपोरेशन टैक्स रिफॉर्म में ये बात कही गई कि हम कारपोरेशन टैक्स को कम करने जा रहे हैं, कारपोरेट टैक्स को कम करने जा रहे हैं। इस कारपोरेशन टैक्स रिफॉर्म में कहा गया कि जो पुरानी कंपनियां हैं ठीक, कहा गया कि 2019-20 के पहले जो कंपनियां जितनी भी हैं, जो पुरानी कंपनियां हैं ठीक, उन पर टैक्स कितना लग रहा है? 30% लग रहा है। 2016 में कहे थे ना 30% हो चुका है, इसे धीरे धीरे कम करेंगे। तो सरकार कह रही है कि 2019-20 में हम सुधार ला रहे हैं और आज सुधार ला रहे हैं। इसके पहले जितनी भी कंपनियां हमारे यहाँ हैं उनसे कितना टैक्स ले रहे हैं? 30% ले रहे हैं। तो सरकार कह रही है अब तक ले रहे थे 30%, उनको हम घटा करके क्या कर रहे हैं? 22%। यानी 2019-20 में जिस दिन ये कारपोरेशन टैक्स रिफॉर्म लाया जा रहा है उस दिन सरकार कह रही है कि देखिए आज के पहले की जितनी कंपनियां हैं वो पुरानी कंपनियां हो गई, वो कह रहे हैं कि आज के पहले की जितनी कंपनियां हैं उन पर कारपोरेशन टैक्स कितना लगता है? 30%। तो सरकार कह रही है उन पर हम लेंगे अब 22%, ठीक। यानी पुरानी कंपनियों पर टैक्स कितना लगता था? 30%, और कई सरकार की अब घटा के उनको हम लेंगे 22%। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात सरकार कहती है कि जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बन रही हैं, जो नई विनिर्माण कंपनियां स्थापित हो रही हैं, जो नई कंपनियां स्थापित हो रही हैं, सरकार कह रही है कि पहले नई कंपनियों पर था 25% टैक्स, सरकार कह रही है इसको घटा के हम 15% कर दे रहे हैं। यानी जो पुरानी कंपनी है, जो ओल्ड कंपनीज हैं, जो पुरानी कंपनीज हैं उन पर टैक्स कितना लगेगा? 22%। जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां स्थापित होंगी, नई विनिर्माण कंपनियां स्थापित होंगी, उन पर लगेगा 15%। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब वह कंपनी जो कुछ न कुछ बनाती है। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब होता है वह कंपनी जो कुछ न कुछ बनाती है। तो जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन पर कितना टैक्स लगेगा? 15%। याद रखिएगा आज के कारपोरेशन टैक्स का सिनेरियो ये है, आज के कारपोरेट टैक्स का सिनेरियो है पुरानी पर 22%, नई पर 15%। पुरानी कंपनियों पर लगेगा 22%, नई कंपनियों पर लगेगा 15%। तो 2019-20 में ये कर दिया गया। 2020-21 का जब बजट आया, जब 2020-21 का बजट आया तो 2020-21 के बजट में कहा गया कि जो हम न्यू पावर जनरेशन कंपनियां बनाएंगे, जो नई विद्युत निर्माण की कंपनियां बनाएंगे, उन पर भी हम 15% ही टैक्स कर देंगे। सरकार ने ऐसा क्यों कहा? देखिए सरकार यहां क्या लिख रही है, सरकार यहां लिख रही है कि हम 15% कारपोरेशन टैक्स लेंगे, लेकिन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन कंपनी होती है? वह कंपनी जो कोई ना कोई वस्तु बना रही है, घड़ी बना रही है, कपड़ा बना रही है, जूता बना रही है, गाड़ी बना रही है, लैपटॉप बना रही है, मोबाइल कुछ भी तो बना रही है, उन्हें न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं। तो सरकार कह रही है कि जब नई विनिर्माण की कंपनियां बन रही हैं तो पहले उन पर लगता था 25%, अब लेंगे 15%। साथ साथ सरकार 2020-21 के बजट में एक और बात कह रही है अब जो नई बिजली बनाने वाली कंपनी बनेगी, जो पावर जनरेशन कंपनी होगी, उसको भी हम 15% ही लेंगे। अब पावर जनरेशन कंपनी, बिजली बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नहीं आती है। बिजली कोई वस्तु थोड़ा होती है, ऐसा नहीं होता कि बिजली है थोड़ा हाथ पर ले लो, थोड़ा बिजली खा लो, थोड़ा बिजली पॉकेट में रख दो, ऐसा नहीं होता है। तो बिजली बनाने वाली कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां में नहीं आती थी, विनिर्माण कंपनियों में नहीं आती थी। लेकिन 2020-21 के बजट में सरकार ने कहा कि जो हमारी अब नई बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, जो हमारी पावर जनरेशन की कंपनियां हैं, इससे भी हम उतना ही टैक्स लेंगे जितना हम नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से लेते हैं। तो नई बिजली बनाने वाली कंपनी से कितना टैक्स लगेगा? 15%। और वही पुरानी बिजली बनाने वाली कंपनी होगी तो उसे कितना लगेगा? 22%। अब देश में कारपोरेट टैक्स का दो सिनेरियो हो गया है। सिनेरियो क्या हो गया है कि पुरानी कंपनी 22% कारपोरेट टैक्स देगी, नई कंपनी 15% कारपोरेट टैक्स देगी। आप कहोगे कि सितंबर 2019-20 में जो कारपोरेशन टैक्स में इतना बड़ा रिफॉर्म लाया गया, क्यों लाया गया? उसकी 3 वजह थी, या कहो 2 वजह मोटी थी। क्यों लाया गया? इसकी 2 वजह बताते हैं। पहली वजह यह थी कि भारत सरकार का एक अभियान है जिसे हम कहते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, ठीक। भारत सरकार कहती है भारत में बनाएं, देश की भी कंपनियों से कहती है बनाओ, विदेशी कंपनियों से भी कहती है बनाओ। जैसे मान लो हम सबके हाथ में सैमसंग का मोबाइल फोन है, तो भारत सरकार कोरिया की कंपनी से कहती है अरे भैया जब हमारे देश में तुमको सैमसंग का मोबाइल बेचना है तो यही बनाओ ना। कोरिया से बना के ला रहे हो, सीधे बेच दे रहे हो, यहां से बना के बेचोगे तो हमारे ढेर सारे लोगों को काम रोजगार मिलेगा, ठीक। मेक इन इंडिया करो। ये पेन है, मान लो ये जापान का बना पेन हो, भारत सरकार कहती है यही कंपनी खोलो, यही बनाओ, वहां से बना के हमारे देश में बेचते हो। यानी मेक इन इंडिया में सरकार कह रही है कि भारत में बनाओ, देश के भीतर की कंपनियों से भी कर रही है, बाहर वाली कंपनियों से भी कर रही है, भारत में बनाओ। ये मेक इन इंडिया भारत सरकार ने का नारा 2014 में दिया था कि भारत में बनाओ। बाद में भारत सरकार और आगे बढ़ी और मेक इन इंडिया के ही तहत भारत सरकार ने कहा असेंबल इन इंडिया। असेंबल इन इंडिया, भारत सरकार ने कहा कि भाई तुमको बनाने में दिक्कत होती है तो असेंबल कर लो,
भारत सरकार ने कहा जिन लोगों को बनाने में दिक्कत होती है वो असेंबल कर ले। जैसे मान लीजिए भारत सरकार ने कहा कि चलिए भाई लैपटॉप आप इंडिया में ले बेचते हैं, चलिए लैपटॉप का एक एक पुर्जा नहीं अगर बना सकते हैं भारत में, ठीक, तो 2-4 पुर्जा बाहर से ला लीजिए, लेकिन लैपटॉप को असेंबल कर लीजिए भारत में, ताकि हमारे लोगों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। तो ये 2 अभियान भारत सरकार ने बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ शुरू किए थे। इंडिया गवर्नमेंट ने ये 2 अभियान बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ शुरू किए थे। लेकिन भारत ने देखा कि कंपनियां इंडिया आने में बहुत रुचि नहीं ले रही हैं। इंडिया में बहुत रुचि नहीं। इसकी भारत सरकार ने 2-3 वजह देखी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमजोर होना। भारत सरकार ने कहा घबराओ मत, बनाते हैं हम भी बेहतर एयरपोर्ट, बेहतर सड़कें, बेहतर रनवे सब करेंगे। ईज ऑफ डूइंग, मतलब सॉरी इसको ऐसे कह दें, भारत में डिजिटलाइजेशन कम था, हर चीज के लिए सरकार के पास भागना पड़ता था, तो भारत सरकार ने कहा हम डिजिटलाइजेशन भी करेंगे। तीसरी जो चीज थी, भारत सरकार ने कहा कि आखिर यही सैमसंग कंपनी चाइना जाती है, वहां मोबाइल बनाती है, हमारे देश में लेकर के बेचती है, इंडिया में ही क्यों नहीं है मोबाइल बनाती है। तो पता चला कि चाइना में, वियतनाम में, हांगकांग में, इन देशों में कारपोरेट टैक्स बहुत कम है। अब कंपनियां क्या है कि मान लीजिए इंडिया में वो प्लांट लगाएंगी, इंडिया में बनाएंगी, इंडिया में बेचेंगी, इंडिया में प्रॉफिट कमाएंगी, भारत सरकार को कारपोरेट टैक्स देंगी। लेकिन यहाँ की तुलना हांगकांग में क्या है, कारपोरेट टैक्स बहुत कम है। सिंगापुर में क्या है, कारपोरेट टैक्स बहुत कम है। तो कंपनियां भले ही भारत में सामान बेचती थी, भारत में बनाती नहीं थी, क्योंकि जब भी भारत में बनाने का सेटअप वो लगाएंगी तो भारत में ही बनाएंगी, तो उसका लॉस और प्रॉफिट भारत में ही दिखाएंगी, और जब भारत में ही लॉस और प्रॉफिट दिखाएंगी तो भारत सरकार को कारपोरेट टैक्स देना पड़ेगा, और भारत में कारपोरेट टैक्स अधिक है। तो भारत ने देखा कि अच्छा ये कंपनियां हमारी मेक इन इंडिया और असेंबल इंडिया में रुचि इसलिए नहीं ले रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स अधिक है। तो भारत सरकार ने कहा हम भी अपना टैक्स कम कर देते हैं, अर्थात भारत सरकार ने कहा हम अपना कारपोरेट टैक्स कम कर देते हैं, और भारत सरकार ने अपना कारपोरेट टैक्स कम कर दिया, 15% कर दिया। अब भाई जो बाहर से कंपनी आएगी वो नई कंपनी में गिनती होगी ना, न्यू कंपनी में ही तो उसकी गिनती होगी, पुरानी कंपनी में गिनती नहीं होगी, न्यू कंपनी में गिनती होगी, तो उसका कारपोरेट टैक्स 15% कर दिया, काम खत्म। ठीक, तो एक वजह तो ये थी कारपोरेट टैक्स कम करने की। दूसरी वजह ये थी कि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उसके पहले जो राष्ट्रपति थे ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, बड़ा बदमाश थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के काल में चीन और अमेरिका में व्यापारिक युद्ध शुरू। व्यापारिक युद्ध का मतलब होता है ऐसा युद्ध जिसमें तोपें नहीं चलती हैं, तोपें खामोश रहती हैं, व्यापार के माध्यम से लड़ा जाता है। हुआ कुछ यूं, अब व्यापारिक युद्ध क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूएसए है और ये है चाइना, ये है चीन। ठीक, अब चीन से कोई वस्तु अमेरिका गई तो अमेरिका वाला इस पर खूब ज्यादा टैक्स लगा देगा ताकि अमेरिका में महंगी हो जाए। चीन वाला कहेगा हम कहाँ हैं, हमारी भी छोटी छोटी आंखें हैं, हम क्यों पीछे रहें। तो अमेरिका से अगर कोई वस्तु गई तो चीन वाला भी इस पर खूब महंगा टैक्स लगा देगा। दोनों एक दूसरे पर टैक्स ठोके जा रहे हैं ताकि इनके व्यापार वाणिज्य को ठीक प्रभावित किया जा सके। इसी को कहते हैं व्यापारिक युद्ध। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका और चीन में व्यापारिक युद्ध हो रहे थे। इंडिया मुस्कुरा मुस्कुरा करके इस व्यापारिक युद्ध को देख रहा था, बोल रहा था लड़ो लड़ो लड़ो, हो रहे थे। अब कहोगे इंडिया का अपना फायदा क्या था। दरअसल चीन में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी चीन में बड़ी बड़ी जो कंपनी है, ठीक, वो कंपनी सब अमेरिका की है। वो कंपनी सब किसकी है, अमेरिका की। ठीक, अमेरिका की, यानी चीन में जितनी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो किसकी है, अमेरिका की, अमेरिकी उद्योगपतियों की। अब भारत इसलिए सोचता था, इन दोनों की लड़ाई को बड़े मजे में, बड़े युद्ध में इसलिए देखता था, इंडिया इन दोनों की लड़ाई को, व्यापारिक युद्ध को बड़े मजे में इसलिए देखता था। इंडिया सोचता था इनके बीच ट्रेड वार चल रही है, इनके बीच ट्रेड वार चल रही है, और इस ट्रेड वार का परिणाम ये होगा, इस ट्रेड वार का परिणाम ये होगा कि एक दिन ये कंपनियां आजिज होकर के चीन छोड़ देंगी, चीन छोड़ देंगी, और चीन छोड़ देंगी तो कहां आएंगी, इंडिया आएंगी। भारत का ये मानना था। कुछ हुआ भी, कुछ कंपनियों ने, कुछ अमेरिकी कंपनियों ने चाइना छोड़ा, कुछ अमेरिकी कंपनियों ने चाइना को छोड़ा, लेकिन ये इंडिया नहीं आई, इंडिया नहीं आई। ये जिन कंपनियों ने चीन को छोड़ा वो भग गई, कुछ हांगकांग भग गई, ठीक, कुछ वियतनाम भग गई, कुछ सिंगापुर भग गई, कुछ इंडोनेशिया भग गई, इंडिया नहीं आई। इंडिया ने कहा अरे हम तो ललचाई नजरों से देख रहे थे, इस व्यापारिक युद्ध के कारण चाइना छोड़ेंगी तो हमारे आएंगी, इंडिया नहीं आई। जब इस नहीं आने के कारणों को तलाशा, पता चला इन देशों में कारपोरेट टैक्स कम है, तो भारत ने कहा अब हम भी अपना कारपोरेट टैक्स उतना ही कर देते हैं जितना इन देशों में। इन देशों में भी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर लगने वाला जो टैक्स, कारपोरेट टैक्स, वो 15% ही है, तो भारत ने कहा अब हम भी अपने यहाँ नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर 15% का ही कारपोरेट टैक्स लेते हैं। समझ गए। अर्थात अगर हम बात को आगे बढ़ाएं कि भारत ने अपने कारपोरेशन टैक्स में रिफॉर्म क्यों लाया, तो भारत चाहता है कि बाहर टैक्स कम रहेगा तो बाहर की कंपनियां आएंगी, उसका मेक इन इंडिया बढ़ेगा, असेंबल इंडिया बढ़ेगा। मेक इन इंडिया और असेंबल इंडिया में कंपनियां नहीं आ रही थी। जब भारत ने इसके कारणों को तलाशा तो देखा कि भारत में कारपोरेट टैक्स ज्यादा है, तो भारत ने कारपोरेट टैक्स को कम कर दिया, एक वजह है। दूसरी वजह है कि अमेरिका और चाइना का ट्रेड वार्स में भारत को उम्मीद थी कि अमेरिकन कंपनियां चाइना छोड़ के इंडिया आएंगी, वो कंपनियां इंडिया न आकर के अन्य देशों में गई। जब भारत ने वजह तलाशी तो वजह निकला कि उन देशों में कारपोरेट टैक्स कम है, तो भारत ने भी अपने यहाँ कारपोरेट टैक्स बहुत कम कर दिया, उतना ही कर दिया जितना सभी कंपनियों का है, 15%। ठीक, तो आइए उसी सवाल पर चलते हैं कि भारत ने ये कारपोरेशन टैक्स सुधार क्यों लाया। पूरा समझा दिए, एक बार पीडीएफ पर भी दिखा देते हैं। तो वजह, ठीक, वजह ये थी यूएस और चाइना का ट्रेड वार, और दूसरी वजह थी मेक इन इंडिया को बूस्ट देना, अर्थात कारपोरेशन टैक्स कम करेंगे तो कंपनियां इंडिया आएंगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ अगर यूएस चाइना ट्रेड वार की बात करें तो भारत का मानना था कि इस ट्रेड वार के कारण ढेर सारी कंपनियां भारत में शिफ्ट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनियां चीन से भारत नहीं आई, बल्कि वो सिंगापुर गई, वियतनाम गई, दक्षिण कोरिया गई, क्योंकि वहां कारपोरेशन टैक्स कम था। अतः इंडिया ने अपना कारपोरेशन टैक्स कम कर दिया।
इंडिया ने कहा कंपनियां आएंगी, निवेश आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसके लिए तात्कालिक नुकसान जो टैक्स कम करने से वो होगा उसको झेल लेंगे, लेकिन इससे हमें दूरगामी फायदे की उम्मीद है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा। यह रही कॉर्पोरेट टैक्स की बातें, यह रही कॉर्पोरेट टैक्स की कहानी। तो इतनी बात है कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनियों के प्रॉफिट पर लगता है, यही कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक, कैसे कैसे चेंज हुए ये बात आप लोग समझ में आगे होंगे। यह है कॉर्पोरेट टैक्स। अब अगले टैक्स की ओर बढ़ते हैं। अगर हम अगले टैक्स की ओर बढ़ें तो अगला टैक्स है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। हमारा अगला टैक्स है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट। तो अगले टैक्स की बात करते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। इसे हिंदी में कहते हैं न्यूनतम 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 वैकल्पिक 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 कर। न्यूनतम वैकल्पिक कर। ठीक, न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो मैट पढ़ाते हैं। मैट पढ़ाने से पहले आपसे एक बात बताते हैं। एक दो नहीं, दुनिया में आज तक जितने विचारक हुए, जितने हुए, सब एक बात पर सहमत थे, और वो बात ये थी कि मानव का सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य, पेशेंस, धैर्य। जिस मानव के पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो मानव कुछ कर नहीं सकता। ये एक दो नहीं, सभी विचारक इस बात पर सहमत हैं। और कोई नया काम तो बगैर धैर्य के होता ही नहीं है, और धैर्य हमारे आम जीवन में होना बहुत जरूरी है। आप आज अभी धान का सीजन आ रहा है, रोपाई हो रही है, आज ही आपने बीज डाला और कल खेत में हंसिया लेके पहुंच गए कि धान काटना होगा, और जाकर के वहां अपना माथा पटक रहे, करे हमारा धान पका क्यों नहीं, बालियां आई क्यों नहीं, फूटा क्यों नहीं। तो प्रकृति कहती है रे पगले, बीज डालने से और फल लगने के बीच में पेशेंस होता है, धैर्य होता है। हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हमारी जो यूपीएससी की तैयारी है, उसमें धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आपको धैर्य बांध करके 3 साल इंतजार करना होगा, तैयारी करनी होगी। ये तो धैर्य का एक पक्ष है। धैर्य का दूसरा पक्ष है कि अपने व्यक्तित्व में हड़बड़ाहट नहीं लानी है, हड़बड़ाहट नहीं लानी। हमने बोला इनकम टैक्स ऐसे ऐसे है, तो आपके पास भगवान ने उंगली दी है और आपके मोबाइल में कीबोर्ड है कॉर्पोरेट, जिसका मतलब जो सुने ये कैसे वो कैसे। आज तक कभी नहीं कॉर्पोरेट टैक्स पढ़े होगे, आज तक कभी नहीं पढ़े होगे। तो जब आज तक नहीं पढ़े तो 10 मिनट एक बार पेशेंस से, धैर्य से कॉर्पोरेट टैक्स सुनो तो क्या होता है, सुनो तो क्या होता है, समझो तो क्या होता है। जब सुनोगे समझोगे, एक बार नहीं 2 बार समझाएंगे, उसके बाद ना बात आएगी किस पर सवाल उठते हैं। हमने अपनी बात खत्म नहीं की कि सवाल कहां से आ गए। आप लोग खुद सोचो। इसका मतलब है कि जो हम आपको बात सुना रहे हैं वो भी धैर्य से नहीं सुन रहे हैं, जो हम बात आपको सुना रहे हैं वो भी आप धैर्य से नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब वो भी भीतर नहीं जा रही है, वो भी भीतर नहीं जा रही है। एक दिन हमने आपको बताया था अपग्रेड कीजिए वरना कंपटीशन मार देता है, हमने बताया था ना। आईफोन हर साल अपग्रेड करता है, सैमसंग हर साल अपग्रेड करता है, वरना कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। दुनिया की कौन कार हो हर साल अपग्रेड करती है। हमारे हाथ में पेन है, ये भी हर साल अपने आप को अपग्रेड करता है। मनुष्य में भी स्थिति है, मनुष्य भी अगर मनुष्य अपने आप को अपग्रेड नहीं करता है तो कंपटीशन उसे मार देगा। और कंपटीशन सिर्फ सिविल सेवा में नहीं, इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कंपटीशन ना हो। अगर कोई आदमी किसी चौराहे पर जाकर के चाय की दुकान खोलना चाहता हो तो ये मत सोचे कंपटीशन नहीं है। किसी चौराहे पर जाकर के चाय की दुकान खोलनी है ना, तो उस चौराहे पर पहले से जितनी चाय बन रही, जितनी चाय की दुकान है, उन सबसे बढ़िया चाय बनानी होगी तभी आपकी चाय बिकेगी। उन सबसे बढ़िया बैठने की व्यवस्था करनी होगी तभी आपकी चाय बिकेगी। उन सबसे जितने बढ़िया वो लोग बातचीत करते हैं उससे बढ़िया आपके कस्टमर से बात करनी होगी तब चाय बिकेगी। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें कंपटीशन ना हो। और कंपटीशन में टिके रहना है तो अपने आप को अपग्रेड किया जाता है, वरना कंपटीशन मार देगा। और अपग्रेड का हमने समझाया था, अपने आप को अपग्रेड करो तो अपग्रेड का ही एक हिस्सा है पेशेंस, धैर्य। अपने आम जीवन में, रोज के जीवन में पेशेंस लाना पड़ता है। अच्छा कोई बात कोई कह रहा है सामने वाला, हाँ सुन ले भाई, समझ ले भाई, फिर बोले। सामने वाले कुछ कहा ही नहीं, टप 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 करना शुरू किए। कॉमन लाइफ की बात बता रहा हूं, पढ़ने में आ रहे हैं। मैं न्यूनतम मैट बताने जा रहा हूं। आप में से जितने लोग होंगे, 1-2 लोगों को छोड़ करके किसी को मैट नहीं पता है। अच्छी बात है, नहीं पता तभी तो हमारे पास आए हो, इसीलिए तो हम हैं। लेकिन हम मैट बताने जा रहे हैं, पहले शिद्दत से सुनो, शिद्दत से समझो, शिद्दत से दिमाग लगाओ। इसके बाद भी अगर ना समझ में आए तो हमसे पूछो ना, गुरुजी ये नहीं समझ में आया, गुरुजी हमने बात खत्म नहीं की, हमने बात शुरू नहीं की, बक 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 शुरू हो गए। आज तक कोई टॉपिक ऐसा हुआ जिस टॉपिक को 2 बार ना बताया हो? मिनिमम 2 बार बताओ आप लोग। मैं तो आपका कमेंट देख नहीं रहा हूं, लेकिन खुद से सवाल जवाब दे दो। जब मैं कहता हूं, जब मैंने वचन दिया है कि इकोनॉमी समझाऊंगा, इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी याद दिलाऊंगा, ठीक, 6 घंटे आपको कैपिटल मार्केट पढ़ाया हूं। मुखर्जी नगर की ऑफलाइन तक में कैपिटल मार्केट बहुत मुश्किल से 1.5 घंटे पढ़ाए जाते, 6 घंटे आपको पढ़ाया। क्यों? क्योंकि पूरी बात आपको समझानी है, आपकी बुनियाद कमजोर है, आपकी बुनियाद कमजोर है। वरना कैपिटल मार्केट में 1.5 घंटे से अधिक की चीज नहीं, 6 घंटे पढ़ाए क्योंकि आपकी बुनियाद कमजोर है। तो अपग्रेड करो अपने व्यक्तित्व को, अपग्रेड करो। आपके व्यक्तित्व का सीधा संबंध आपकी सफलता से है। हवा हवा करोगे इसे, जब किताब पढ़ते होगे वो भी ढंग से नहीं पढ़ते होगे, जब नोट्स पढ़ते होगे वो भी ढंग से नहीं पढ़ते होगे, किसी चीज के बारे में कोई ठोस कॉन्सेप्ट नहीं बनता होगा, ठीक, ठोस कॉन्सेप्ट नहीं बनता होगा। एग्जाम में जाओगे वहां भी हवा हवा करोगे। हम जब सिविल सेवा की पढ़ाई शुरू करते हैं तो इसे पढ़ाई नहीं तैयारी बोलते हैं। इसे तैयारी क्यों बोलते हैं, इसे तैयारी क्यों बोलते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे क्लास के बाद।
या हम कहते हैं हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं हम यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। हम इसे पढ़ाई क्यों नहीं कहते हैं, हम तैयारी क्यों कहते हैं, इस पर क्लास के बाद चर्चा करेंगे। तो आ जाइए चर्चा करते हैं मैट पर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स पर, न्यूनतम वैकल्पिक कर पर। मैट हमेशा कंपनियों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? कंपनी से लिया जाता है, कंपनियों से लिया जाता है। 1997-98 से इसको लेना शुरू हुआ। सरकार ने 1997-98 से मैट नाम के कर को लेना शुरू किया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को लेना शुरू किया। ठीक, और सरकार ने कहा कि हम जीरो टैक्स कंपनियों से यह मैट लेंगे। किससे लेंगे? जीरो टैक्स कंपनियों से यह मैट लेंगे, पहली बात कही। दूसरी बात सरकार ने कहा कि हम बुक प्रॉफिट पर लेंगे। किस पर लेंगे? बुक प्रॉफिट पर लेंगे। किस पर लेंगे? बुक प्रॉफिट पर लेंगे। और जब मैट 1997-98 में आया तो उस समय यह लगाया गया था 18.5%। लेकिन जब सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में सुधार किए गए तो मैट में भी सुधार किए गए और मैट को कर दिया गया 15%। यानी अभी वर्तमान में मैट कितना है? 15%। अब आपके जेहन में कुछ सवाल कौंध गए होंगे, इसलिए मैंने उन सवालों को लिख दिया है। हम कह रहे हैं कि कंपनियों पर लगाया जाता है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंपनियों पर तो कॉर्पोरेट टैक्स लगता ही है, ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स लगता ही है, तो फिर मैट क्यों? एक कंपनी पर दो कर क्यों? मैट क्यों? पहला सवाल तो यही कौंध गया होगा। दूसरा सवाल यहां एक और तुरंत कौंध गया होगा जब हमने ये लाइन बोली होगी कि ये जीरो टैक्स कंपनी क्या है? ये जीरो टैक्स कंपनी क्या है? आपने कंपनी तो सुना था, ये जीरो टैक्स कंपनी क्या है? दूसरा सवाल ये कौंध गया होगा। तीसरा सवाल ये कौंध गया होगा कि चलो भैया जीरो टैक्स कंपनी भी पहली बार सुनी, ये बुक प्रॉफिट क्या है? हमने प्रॉफिट तो सुना था, ये बुक प्रॉफिट क्या है? हमने प्रॉफिट तो सुना था, ये बुक प्रॉफिट क्या है? ठीक, तीसरी बात ये भी सवाल कौंध गया होगा। ये 3 सवाल कौंध गए होंगे। चौथा सवाल ये है कि जो मैट है या बुक प्रॉफिट पर क्यों लगता है या नेट प्रॉफिट पर क्यों नहीं लगता है? तो बुक प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में अंतर क्या है? ये सब सवाल आपके दिमाग में कौंध गए होंगे। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। है क्या? इस बात को थोड़ा सा समझते हैं, बहुत इत्मीनान से, बहुत धैर्य से बातें करते हैं। देखिए इस पर सवाल उठाते हैं, बात करते हैं। ठीक, देखिए सरकार क्या करती है, जब हर साल जब अपना बजट लेकर आती है गवर्नमेंट, जब बजट लेकर आती है, ये गवर्नमेंट है, ठीक, ये गवर्नमेंट जब अपना बजट लेकर के आती है हर साल, जब अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले बहुत कम होता था, जब बजट लेकर आती थी तो सरकार चाहती थी कि अर्थव्यवस्था के कुछ स्पेशल सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए, यानी कुछ स्पेशल सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए, स्पेशल सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार चाहती थी कि स्पेशल सेक्टर को प्रोत्साहित किया करें। स्पेशल सेक्टर को प्रोत्साहित करने का मतलब अर्थात ऐसे सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहित करें जहां तात्कालिक लाभ तो नहीं है लेकिन दूरगामी लाभ है। तुरंत लाभ नहीं मिलेगा। आप मेडिसिनल रिसर्च पर पैसा खर्च करोगे तो तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, 20 साल बाद लाभ मिलेगा। आप एग्रीकल्चर रिसर्च पर पैसा खर्च करोगे तो तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। आप न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करोगे तो तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, बाद में लाभ मिलेगा। सरकार इन्हीं स्पेशल सेक्टर को प्रोत्साहित करना चाहती थी और इन स्पेशल सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना चाहती थी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहती थी, सरकार निवेश को बढ़ावा देना चाहती थी। अब सरकार करे तो क्या करे भैया? तुरंत लाभ मिलने वाला नहीं है और बाद में लाभ मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जैसे सरकार चाहती थी, ठीक, जैसे सरकार चाहती थी, ठीक, कि एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा मिले, ठीक, एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा मिले। सरकार चाहती थी कि एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा मिले। सरकार चाहती थी कि न्यू टेक्नोलॉजी को लाने में निवेश किया जाए। तो न्यू टेक्नोलॉजी कब आएगी? जब रिसर्च करोगे। न्यू टेक्नोलॉजी को लाने में निवेश किया जाए। सरकार चाहती थी कि लैब बनाया जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निवेश किया जाए, इन सब चीजों में निवेश किया जाए। अब दिक्कत क्या है कि इनमें निवेश होगा, इनमें इन्वेस्टमेंट होगा और यह इन्वेस्टमेंट कब प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। आप किसी रिसर्च को 20 साल में कंप्लीट करेंगे या अनकंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर इसमें निवेश कैसे करेगा? सरकार चाह रही है एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा देने में प्राइवेट सेक्टर करे, न्यू टेक्नोलॉजी, लैब, मेडिसिन तमाम तरह करके, तो प्राइवेट सेक्टर को लाभ की तुरंत गारंटी नहीं है, तो निवेश क्यों करेगा? तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा लोभ देना होगा, थोड़ी सी लालच देनी होगी। तो सरकार क्या करती थी, इस स्पेशल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हर साल के बजट में टैक्स में छूट देती थी, टैक्स में छूट की घोषणा करती थी, विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती थी, ठीक, टैक्स में छूट की, यानी सरकार विभिन्न योजनाओं को लाती थी टैक्स में छूट के लिए, विभिन्न योजनाएं लाती थी, आकर्षित करती थी। जैसे सरकार कहती थी, अब कैसे करती थी? ये जो टैक्स की छूट की घोषणा करती थी या विभिन्न योजनाओं को लाती थी टैक्स में छूट की, इसका प्रोसेस क्या था, इसको समझते हैं। इसका प्रोसेस क्या था, थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्या था इसका प्रोसेस, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो सरकार चाहती थी कि लोग स्पेशल सेक्टर में निवेश करें, उसके लिए विभिन्न टैक्स छूट की घोषणा करती थी, विभिन्न योजनाएं लाती थी। स्पेशल सेक्टर वही हमने बताया, स्पेशल सेक्टर जैसे मान लो एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी, लैब साइंस, ये सब में। तो सरकार करती कैसे थी? तो प्रोसेस क्या था? तो सरकार कहती थी कि
कभी किसी साल कुछ ला दिया, कभी किसी साल कुछ ला दिया, कभी किसी साल कुछ ला दिया, बहुत लोग इसे जानते भी नहीं थे। 85 में कोई छूट ला दी, 88 में कोई छूट ला दी, 89 में कोई छूट ला दी, 99 में कोई छूट ला दी, ऐसे करती रहती थी। ठीक, तो सरकार कहती क्या थी? सरकार कहती थी कि हमारे स्पेशल सेक्टर में, स्पेशल सेक्टर में, हमारे स्पेशल सेक्टर में जितना निवेश करेंगे, जितना निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक, उतने के बराबर की कर राशि पर, उतने के बराबर के प्रॉफिट पर हम आपको कर में छूट देंगे। यानी स्पेशल सेक्टर में जितना निवेश करेंगे उतने के बराबर, उतने के बराबर के प्रॉफिट पर, के प्रॉफिट पर, ठीक, हम टैक्स में छूट देंगे, टैक्स में छूट देंगे, देंगे। अर्थात सरकार कह रही है कि मान लीजिए आपने 500 करोड़ निवेश किया हमारे स्पेशल सेक्टर में। सरकार कह रही है कि आपने 500 करोड़ निवेश किया कहां? हमारे स्पेशल सेक्टर में। तो अगर आपने हमारे स्पेशल सेक्टर में 500 करोड़ निवेश किया है किसी कंपनी ने, और वही कंपनी अगर 500 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है, तो उससे हम कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेंगे, उसको टैक्स में छूट देंगे। कैसे? अब मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, सपोज दैट कोई कंपनी है, समझना हमारी बात, कोई कंपनी कह रही है कि हमने 1000 करोड़, ठीक, पूरा खर्चा किया है, 1500 करोड़ हमने कमाया है, तो इस कंपनी का प्रॉफिट क्या है? इस कंपनी का प्रॉफिट है 500 करोड़। इस कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 500 करोड़। यानी इस कंपनी को इस 500 करोड़ पर टैक्स देना चाहिए, यही कॉर्पोरेट टैक्स होता है। दूसरी तरफ सरकार ने वादा कर दिया है, सरकार कही थी कि अगर कंपनी ने स्पेशल सेक्टर में जितना इन्वेस्ट किया है उतने के बराबर के प्रॉफिट पर हम टैक्स में छूट देंगे। मान लीजिए यह कोई यक्स कंपनी है, यक्स कंपनी है, ठीक, यक्स कंपनी है, इसने प्रॉफिट अपना दिखाया है 500 करोड़, तो इसको 500 करोड़ पर टैक्स देना होगा। दूसरी तरफ यदि यही यक्स कंपनी, दूसरी तरफ यदि यही यक्स कंपनी, ठीक, यही यक्स कंपनी स्पेशल सेक्टर में निवेश भी 500 करोड़ कर दी है, तो ठीक, तो सरकार कह रही है, समझना, कि आपका प्रॉफिट भी 500 करोड़ है, तो ये तो आपका धंधा है, लेकिन हमने कहा था कि स्पेशल सेक्टर में निवेश कीजिए, तो आपने अलग से 500 करोड़ हमारे स्पेशल सेक्टर में भी निवेश कर दिया है। तो हमने वचन दिया है कि यदि आपने हमारे स्पेशल सेक्टर में 500 करोड़ निवेश किया है और इतना ही आपका प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट पर हम आपको टैक्स में क्या दे देंगे? छूट दे देंगे। ये सरकार कहती थी ताकि कंपनियां अलग से स्पेशल सेक्टर में निवेश कर सके। ये बात चलती रही, लेकिन सरकार की ये बातें सरकार के गले का फंदा बन गई। भारत में एक बड़ी कंपनी आई, उस कंपनी ने सरकार को फंसा दिया, और सरकार को एहसास हुआ कि हम तो अपनी योजनाओं के जाल में फंस चुके हैं। 1996-97 का काल था, भारत का शेयर मार्केट बूम बूम हो रहा था। भारत के शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ी कंपनी देखते देखते इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घराना बन गया। नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन 1996-97 का कालखंड आया जहां पर भारत की एक कंपनी, जो नेशनल कंपनी अभी नहीं थी, खेल रही थी, कूद रही थी, पहले से चल रही थी, लेकिन देखते देखते 1996-97 में वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई, और उसने अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर्स को भर भर के पैसा दिया। पूरे शेयर मार्केट में जश्न बन रहा था, लेकिन भारत का वित्त मंत्री परेशान होकर बैठा था, क्योंकि उस कंपनी ने उस साल सरकार को जीरो टैक्स दिया। उस कंपनी ने ऐसा दिमाग लगाया कि सरकार को उसके योजनाओं के जाल में फंसा दिया। कैसे? समझना। और जब सरकार के योजनाओं के जाल में फंसा दिया, तो 96-97 में तो वित्त मंत्री जहर का घूंट पी करके रह गए, लेकिन 97-98 में बोले हम तो सरकार हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हम लेकर के आएंगे एक नया टैक्स सिस्टम और तुमको भी दबोच लेंगे। तो आखिर कंपनी ने जाल में फंसाया कैसे? और यहीं से मैट का कॉन्सेप्ट आया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का कॉन्सेप्ट आया। अर्थात सरकार अपने स्पेशल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कह रही थी कि हमारे स्पेशल सेक्टर में जितना निवेश करेंगे उसके बराबर का यदि प्रॉफिट होता है, तो हम उस प्रॉफिट पर टैक्स, उतने प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लेंगे। तो कंपनी ने क्या किया? कहा कि देखिए 500 करोड़ का प्रॉफिट है, और साथ साथ अलग से उसने निवेश भी किया था 500 करोड़, कहा हमारा टैक्स जीरो हो गया। अब पूरा खेला हुआ कैसे समझाता हूं। यह एक्स कंपनी, यह जो कंपनी थी, यह एक्स कंपनी, इस एक्स कंपनी ने, ठीक, समझना, इस यक्स कंपनी ने, यह है एक्स कंपनी, एग्जाम्पल से बता रहा हूं, यह एग्जाम्पल है। इस यक्स कंपनी ने मान लीजिए कहा कि हमारा इस साल 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक, समझ में आ गई बात? कितने का प्रॉफिट हुआ? 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अब देखो, मान लीजिए इस कंपनी ने कहा कि हमने 1000 करोड़ का निवेश किया, 1500 करोड़ कमाया, 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट 5000 करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये कंपनी अपनी बुक लेकर के, अपनी बही खाता लेकर के, ठीक, समझ में आ गई बात? अपनी बुक लेकर के, हर कंपनी का एक बही खाता होता है, बुक होता है, अपनी बुक लेकर के अपने शेयर होल्डर्स के पास गई। ये कंपनी के कौन थे? शेयर होल्डर्स। और जब बुक लेकर के अपनी शेयर होल्डर्स के पास गई, तो अपना बुक में प्रॉफिट दिखाया, अपने हिसाब किताब में प्रॉफिट दिखाया, और कहा कि देखिए 500 करोड़ का प्रॉफिट है, 500 करोड़ का क्या है? प्रॉफिट है। ठीक, और इन सबको हिस्सा दिया। ये सब खुश हुए, मस्ती कर रहे हैं। यानी कंपनी ने अपना बुक प्रॉफिट दिखाया, और अपने बुक प्रॉफिट में अपने शेयर होल्डर्स को क्या दिया? हिस्सा दिया। अपने शेयर होल्डर्स को हिस्सा दिया, अपने शेयर होल्डर्स को हिस्सा दिया। अब तुम लोग जाकर के किसी भी किताब में, आपके पास जो मार्केट में किताब, उसमें ये मैथ इस तरीके से नहीं मिलेगा। मुझसे पूछोगे कि लोग तो ये भी पूछते हैं कि सर ये बता दीजिए यह टॉपिक संपूर्ण बुक के किस पेज पर है, बताओ। हमारी क्लास में बच्चे पूछते,
खोज लो भाई बुक में, यानी तुम लोगों को नकलो करने दे दिया जाए, कुछ लोगों को तो नकलो करके पास नहीं होंगे। मतलब अब टीचर ये भी बताया कि हम जो पढ़ा रहे हैं अगर वो है संपूर्ण बुक में किस पेज पर है ये भी बताया, मतलब बुक में भी नहीं कुछ पढ़ा, उसको तुरंत सवाल कर देंगे। तो कंपनी अपना बुक प्रॉफिट लेकर के कहां जा रही है? अपनी बुक लेकर के जा रही है शेयर होल्डर्स के पास, और कंपनी अपना प्रॉफिट दिखा रही है। इसी को कहा जाता है बुक प्रॉफिट। यानी जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिखा रही है वही कहा जाता है बुक प्रॉफिट। तो शेयर होल्डर्स को पैसा दे दी, शेयर होल्डर्स एकदम मस्ती कर रहे हैं, पार्टी वार्टी मना रहे हैं, एकदम नाच गाना चल रहा है, ठीक है, खुश है, चलो भैया। लेकिन यही कंपनी जब सरकार के पास जा रही है, यही एक्स कंपनी सरकार के पास जा रही है, तो ये जुगाड़ लगा दे रही है, सरकार से कह रही है कि देखिए बात तो सही है कि हमारा प्रॉफिट 500 करोड़ का हुआ है, ठीक, हमारा प्रॉफिट 500 करोड़ का हुआ है, लेकिन फिर कंपनी कह रही है कि अरे सरकार, आपने ही कहा था कि हमारे स्पेशल सेक्टर में निवेश करोगे, हमारे स्पेशल सेक्टर में निवेश करोगे, समझना बात को, हमारे स्पेशल सेक्टर में निवेश करोगे तो हम आपको कर पर छूट देंगे। यही कंपनी सरकार से कहती है कि देखिए सरकार, हमने आपके स्पेशल सेक्टर में भी निवेश कर दिया है 500 करोड़ का, तो आपने ही कहा था कि हमारे स्पेशल सेक्टर में आप निवेश करोगे तो जितना निवेश करोगे उतने बराबर के प्रॉफिट पर टैक्स में छूट देंगे। तो देखिए हमने निवेश भी किया है 500 करोड़, हमारा प्रॉफिट भी है 500 करोड़, तो 500 करोड़ के प्रॉफिट पर हमें छूट दीजिए, हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने कहा तुम फंस चुके हैं, तो इस कंपनी ने कोई टैक्स नहीं दिया, यही कहलाई जीरो टैक्स कंपनी, यही कहलाई जीरो टैक्स कंपनी। जीरो टैक्स दिया तो जीरो टैक्स कंपनी, सरकार हाथ पकड़ ली। 1996 में भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी बनकर के आई थी, उस कंपनी ने कोई टैक्स नहीं दिया, भारत का वित्त मंत्री परेशान था, रात को टहल रहा था। लेकिन 1997-98 में भारत के वित्त मंत्री ने कहा कि तुम कंपनी हो तो हम सरकार है। 1997-98 में भारत सरकार ने कहा हम एक न्यू टैक्स लेकर के आ गए हैं। भारत की सरकार ने कहा 1997-98 के बजट में भारत सरकार ने कहा हम एक न्यू टैक्स लेकर के आए, और न्यू टैक्स को नाम दिया गया मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। और न्यू टैक्स में कहा गया कि यह जीरो टैक्स कंपनियों पर लगेगा, यह जीरो टैक्स कंपनीज पर लगेगा। और यह भी कहा गया कि यह लगेगा किस पर? नेट प्रॉफिट पर नहीं, जो हमको दिखा रहे हो, यह लगेगा बुक प्रॉफिट पर, बुक प्रॉफिट पर। सरकार कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, इसी यक्स कंपनी का उदाहरण ले, गवर्नमेंट कह रही है इस यक्स कंपनी से, यह उदाहरण है, ठीक ना, अर्थात सारी कंपनियों से कह रही है कि जो आप अपना किताब लेकर के, जो आप अपना बुक प्रॉफिट लेकर के, ठीक, जो आप अपना बुक प्रॉफिट लेकर के, अपनी किताब लेकर के कहां जाते हो? अपने शेयर होल्डर्स के पास, अपने शेयर होल्डर्स के पास, ठीक, और उनको हिस्सा देते हो, लाभ देते हो, लाभांश देते हो, तो अब लाभांश बाद में दो। सरकार कह रही है कि हम आपके बुक प्रॉफिट पर ही टैक्स लेंगे, अब हम जो नया टैक्स लेंगे आपके बुक प्रॉफिट पर ही लेंगे, इसे ही हम कहेंगे मैट, ठीक। अगर आपने बुक प्रॉफिट 500 करोड़ दिखाया अपने शेयर होल्डर्स को, तो हमको भी इसी पर टैक्स दो। तो मैट किस पर लगेगा? जीरो टैक्स कंपनियों पर लगेगा। तो जीरो टैक्स कंपनियों पर क्या लग गया? मैट लग गया। अब ये बात तो हो गई भैया, लेकिन कंपनियां भी बड़ी खुरापाती, कंपनियां बड़ी खुरापाती, तो सबने एक नया खुरापात लगा दिया। अब सुनो, कंपनियों ने नया खुरापात लगा दिया, कुछ और किया, समझना। कंपनियों की दूसरी खुरापात देखो। कुछ कंपनियों ने क्या किया, ठीक, अपना, मान लो कोई ये वाई कंपनी, ठीक, इस वाई कंपनी ने क्या किया, अपनी बुक प्रॉफिट दिखाई, बुक प्रॉफिट दिखाया, ठीक, शेयर होल्डर्स को। मान लीजिए इसने भी अपना बुक प्रॉफिट दिखाया 500 करोड़, और इसमें से अपने शेयर होल्डर्स को हिस्सा दिया। और फिर जब यही गवर्नमेंट के पास आई, गवर्नमेंट के पास आई, तो इसने कहा देखिए हमारा बुक प्रॉफिट तो 500 करोड़ है, ठीक, हमारा जो ये बुक प्रॉफिट है, हमारा ये बुक प्रॉफिट है ये 500 करोड़ है, और साथ साथ हमारा स्पेशल सेक्टर निवेश कुछ कम है, लेकिन है। इसने कहा हमारा स्पेशल सेक्टर निवेश भी है, हमारा स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक, उतना नहीं है जितना हमारा प्रॉफिट है, इससे कम है, तो जितना कम उतना घटा दीजिए। यानी कंपनियों ने कहा देखिए हमारा स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 300 करोड़ है, तो कंपनियों ने सरकार से कहा कि आपने कहा था कि जितना स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा उसके बराबर के प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लेंगे। तो कंपनियों ने कहा देखिए हमारा 500 करोड़ का प्रॉफिट है, 300 करोड़ स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, तो 300 करोड़ के बराबर छूट दे दीजिए, क्योंकि आपने कहा जितना इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लेंगे, तो 300 करोड़ की छूट दीजिए, तो बचा कितना? 200 करोड़ बचा। इन कंपनियों ने कहा हम इस 200 करोड़ पर कारपोरेट टैक्स देंगे, इस पर हम देंगे। सरकार ने कहा तो फिर फंसा लिए सब। सरकार ने कहा जीरो टैक्स कंपनियों का तो हम इलाज कर दिए थे, जो कुछ नहीं देती थी उसका इलाज कर दिए थे। सरकार ने कहा रुक तुम्हारा इलाज। तो सरकार ने इसी मैट में एक और सिस्टम लाया, ठीक, इसी मैट में एक न्यू सिस्टम लाया, एक न्यू सिस्टम लाया। सरकार ने कहा घबरा मत तुम्हारा इलाज करते। सरकार ने जो इसी मैट में न्यू सिस्टम लाया, सरकार ने कहा अब हम कोई कंपनी जब टैक्स में छूट का दावा करेगी तो उसके दोनों कर की गणना करेंगे। यानी मान लीजिए, ठीक, कोई कंपनी, कोई भाई, अगर कोई एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी है, ठीक, एक्स कंपनी है, वह सीधे कह रही है कि भाई हमारा जितना प्रॉफिट है उतना हमने स्पेशल सेक्टर निवेश किया है। कोई एक्स कंपनी कह रही है कि जितना प्रॉफिट, ठीक, उतना ही हमारा स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए प्रॉफिट 500 करोड़ है तो स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी इसका 500 करोड़ है, ये बन जाएगा जीरो टैक्स। जीरो टैक्स कंपनी कर रही है तो सरकार कोई दिक्कत नहीं, जीरो टैक्स कंपनी से जो प्रॉफिट दिखा रही है अपने शेयर होल्डर्स को, जो बुक प्रॉफिट शुरुआत में ही दिखा रही है, इससे ही हम मैट ले लेंगे।
ठीक, इनका तो काम धंधा हम ठीक कर दिए। सरकार कह रही है जो कम दिखा रहे हैं, सरकार कह रही है कि मान लीजिए जो वाई कंपनी है, ठीक, सरकार कह रही है जो वाई कंपनी है, एक तरफ अपना क्या दिखा रही है, एक तरफ अपना बुक प्रॉफिट दिखा रही है, अपना बुक प्रॉफिट दिखा रही है, ठीक, मान लीजिए वाई कंपनी अपना बुक प्रॉफिट दिखा रही है 500 करोड़, ठीक, और दूसरी तरफ यही स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट, ठीक, दिखा रही है 300 करोड़, ठीक, ये दिखा रही है। अब कह रही है कि 300 करोड़ स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, तो इस 500 करोड़ में से 300 करोड़ घटाइए, यानी हमको कह रही है कि 300 करोड़ स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट है। आपने कहा था जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतने में टैक्स में छूट देंगे, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतने टैक्स में छूट देंगे। तो आप इस 500 करोड़ में से, ठीक, 500 करोड़ में से 300 करोड़ घटाइए, बचेगा कितना, 200 करोड़, 200 करोड़। और इस 200 करोड़ पर ये कंपनी कहेगी कि हम कारपोरेट टैक्स देंगे, कंपनी कहेगी कि हम इस पर कारपोरेट, ठीक, टैक्स देंगे। सरकार कह रही है हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम न्यू सिस्टम ला रहे हैं। सरकार कह रही है हमारा न्यू सिस्टम ये है कि अब हम 2 प्रकार के कर की गणना करेंगे। सरकार कह रही है कि जो इस वाला के तहत आएगा कि हमने टैक्स भी दिया है, छूट भी चाहिए, सरकार कह रही है हम 2 प्रकार की गणना करेंगे। सरकार कह रही है कि जो आपका बुक प्रॉफिट होगा उस पर हम गणना करेंगे मैट की, और फिर जो छूट आपने दिखाया है इस पर हम गणना करेंगे कारपोरेट टैक्स की। सरकार कह रही है गणना दोनों करेंगे, और फिर करिए जो अधिक होगा, जो अधिक होगा वही लेंगे, अधिक होगा वही लेंगे। करिए आइए, सरकार कह रही कोई टेंशन नहीं है, सरकार कह रही है यहां तो हमने सीधे मैट लगा दिया। सरकार कह रही है जो ये खेला खेलेगा कि हम बुक प्रॉफिट से हमें छूट दीजिए, इस पर कारपोरेट टैक्स देंगे, सरकार कह रही है हम देंगे। सरकार कह रही है सब करेंगे, लेकिन पहले तुम्हारे 500 करोड़ पर मैट की गणना करेंगे, तुम्हारे 500 करोड़ पर हम किसकी गणना करेंगे, मैट की गणना करेंगे, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की गणना करेंगे, और फिर तुम कह रहे हो छूट दीजिए, हमने 300 करोड़ निवेश किया है तो छूट दे देंगे, तो फिर 200 करोड़ बना, 200 करोड़ पर कारपोरेशन टैक्स की गणना करेंगे, और इन दोनों में जो अधिक होगा सरकार कह रही हम अधिक वाला लेंगे। फंस गई कंपनी। यही है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की कहानी, ठीक। और 2019-20 में जब कारपोरेशन टैक्स लाया गया तो मैट को भी कितना ला दिया गया, 15%। तो आइए थोड़ा शुरू से चलते हैं। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट, ठीक, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट 1997-98 से आता है, ठीक। जीरो टैक्स कंपनियों पर लगता है, बुक प्रॉफिट पर लगता है। जब आया था तो 18.5% था, आज ये कितना है, 15 है। सवाल वही, जब कारपोरेट टैक्स है तो मैट क्यों, जीरो टैक्स कंपनी क्या है, बुक प्रॉफिट क्या है, मैट बुक प्रॉफिट पर क्यों लगता है, नेट प्रॉफिट पर क्यों नहीं लगता है, ठीक। तो एक बार हमने ऐसे समझाया, अब दोबारा समझाता हूं, कोई नहीं बोलेगा फिर दोबारा समझाइए, दोबारा बहुत होता है, ठीक। तो आइए इसकी बैकग्राउंड को बताते हैं, और 2 बार समझाने के बाद कोई तिबारा बोले कितना बड़ा मूर्ख है, उसे ये नहीं पता कि वीडियो उसी के पास रहेगा। क्लास में 2 बार समझिए, घर पर जाकर वीडियो 500 बार देख लीजिए। तो बैकग्राउंड, तो सरकार ने अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष क्षेत्र में निवेशकों को लुभाने के लिए समय समय पर टैक्स में ढेर सारी छूट और रियायतें दी। जैसे सरकार ने कहा स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन सर्विस, इसका मतलब होता है कृषि विस्तार सेवाएं। कृषि में आप लोग पढ़ोगे कृषि विस्तार सेवाएं, सेवाएं, ठीक। साइंस एंड टेक पर रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी पर रिसर्च, इन सब पर रिसर्च की एक एग्जांपल है। यानी सरकार ने कहा हमारे इन स्पेशल क्षेत्रों में ऐसे ढेर सारे क्षेत्र है, फर्टिलाइजर रिसर्च, सॉइल टेस्टिंग रिसर्च, बहुत सारा है। इन सारे क्षेत्र में आप निवेश कीजिए, तो जितने बराबर का पैसा निवेश करेंगे उतने, जितना निवेश करेंगे उतने बराबर के प्रॉफिट पर हम आपको टैक्स में छूट देंगे, ठीक। हम उतने बराबर के टैक्स में आपको छूट देंगे, ठीक। समझ में आ गई बात, उतने बराबर के टैक्स में हम क्या देंगे, आपको छूट देंगे। सरकार कह रही है उतने बराबर के टैक्स में हम आपको छूट देंगे, ठीक। उसके बाद ये कहानी चलने लगी। अब मान ली, अब सरकार ने तो कह दिया कि उतने बराबर के निवेश पर हम आप में छूट देंगे, तो हुआ क्या, एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, कहती है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, 1500 करोड़, खर्चा वर्चा निकालने के लिए 1500 करोड़ है। तो यही कंपनी अपने जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, इन सभी शेयर होल्डर्स को इस प्रॉफिट पर डिवाइडेंस देती थी, इस 1500 करोड़ के प्रॉफिट पर डिवाइडेंस देती थी। उसके बाद सरकार इसी प्रॉफिट 1500 करोड़ के प्रॉफिट को लेकर कंपनी सरकार के पास आती थी और कहती थी कि जो हमारा खर्चा किया है इनमें वे खर्च भी शामिल हैं जिस पर हमें टैक्स में छूट मिली है। यानी हमने जो अपनी स्पेशल सेक्टर निवेश किया है उस पर भी हमने अलग से पैसा खर्च किया। साथ साथ कंपनी कहती थी देखिए स्पेशल सेक्टर पर तो हमने खर्च किया ही है जो आपने निवेश को बोला था, ठीक। हमारा कुछ खर्चा डिप्रेसिएशन में भी हुआ है, यानी हमारी मशीनों की घिसावट में भी हुआ था, ठीक। और कुल मिलाजुला करके कंपनी अपने स्पेशल सेक्टर निवेश को दिखा करके और कुछ पार्ट डिप्रेसिएशन का ये दिखा करके अपने सारे प्रॉफिट को छूट वाले दायरे के खर्च में दिखा देता था। अतः इन कंपनियों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। इन्हीं कंपनियों को कहा गया जीरो टैक्स कंपनी, इन्हीं कंपनियों को कहा गया जीरो टैक्स कंपनी। साल 1997-98 का था। सरकार को यह महसूस हो गया था कि हम अपनी योजनाओं के जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट पर लाभांश तो खूब दे रही थी लेकिन सरकार को टैक्स नहीं दे रही थी। अतः मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लाया गया, मैट लाया गया। सरकार ने कहा कि शेयर होल्डर्स को दिए गए जो बुक प्रॉफिट है उसी पर टैक्स लेंगे और इसे 18.5% उस समय कहा गया, अब यह 15 हो गया है, इसे ही मैट का नाम दिया। जब बाद में दिक्कत आई तो सरकार ने कहा कि बुक प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में जो अधिक होगा अर्थात मैट और कॉर्पोरेट टैक्स में जो अधिक होगा हम उसे ही लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, यह कंपनी कह रही है कि हमने बुक प्रॉफिट 1500 करोड़ का दिखाया है, तो इस पर जब उस जमाने की बात कर रहे हैं उस टैक्स के हिसाब से अगर इस 1500 करोड़ पर 18.5% मैट की गणना किया जाए तो टैक्स की राशि बनती है 27.5 करोड़।
दूसरी तरफ यही कंपनी कहती है कि हमने 1400 करोड़ तो हमने स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट किया है, यानी ये अपना नेट प्रॉफिट क्या दिखाएगी, 100 करोड़ दिखाएगी। मान लीजिए यही कंपनी कह रही हो सरकार से कि देखिए हमारा बुक प्रॉफिट 1500 करोड़ है, लेकिन हमने स्पेशल सेक्टर ठीक जो इन्वेस्टमेंट है, यही कंपनी कह सकती है ना कि हमारा स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट 1400 करोड़ है, यही दिखा देगी कि हमारा स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट कितना है, 1400 करोड़ है। यही कंपनी अगर दिखा दी कि हमारा स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट 1400 करोड़ है, तो सरकार कहेगी अच्छा भैया बुक प्रॉफिट इतना, स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट 1400 करोड़ है, तो तुम्हें कितना, तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया, ठीक, क्योंकि तुम्हें अब 100 करोड़ पर ही टैक्स देना होगा। तो 100 करोड़ का, ठीक, समझना बात को, 100 करोड़ का जब 22% निकाला जाएगा, ठीक, या 1500 करोड़ का 18.5%, 275 करोड़ आएगा, या कितना आएगा, 275 करोड़। ऐसे ही आप लोग जान लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मैथ नहीं है, या कितना आएगा, ठीक, समझना। यानी मान लीजिए किसी कंपनी का बुक प्रॉफिट कितना है, 1500 करोड़ है, किसी कंपनी का बुक प्रॉफिट कितना है, 1500 करोड़, तो सरकार कह रही है अब इसी पर हम मैट वसूलेंगे। पहले इसकी गणना करेंगे। सरकार कह रही है कि अगर कोई कंपनी जीरो टैक्स कंपनी नहीं बन रही है, बीच में आ जा रही है, तो क्या करेंगे। तो सरकार कह रही है कि देखो अगर आपने बुक प्रॉफिट दिखाया है 1500 करोड़, तो इस पर हम 18.5% मैट की गणना करेंगे, यानी आपकी टैक्स राशि कितनी हो गई, 275 करोड़। दूसरी तरफ यही कंपनी कह रही है कि देखिए हमने स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 1400 करोड़ किया है, तो कंपनी कहेगी हमारी नेट प्रॉफिट कितनी हो गई, हमारी नेट प्रॉफिट हो गई 100 करोड़। तो कंपनी कहेगी कि हम इस 100 करोड़ पर कारपोरेट टैक्स देंगे, तो सरकार कहेगी नहीं, हम ये अलग से गिनेंगे, हम अलग से गिनेंगे। तो सरकार कहेगी आपके बुक प्रॉफिट पर हम मैट की गणना करेंगे और आपके नेट प्रॉफिट पर हम किसकी गणना करेंगे, कारपोरेट टैक्स की गणना करेंगे, और दोनों में से जो ज्यादा पैसा होगा वो ले लेंगे। तो जब सरकार इसके नेट प्रॉफिट पर कारपोरेट टैक्स 22% की गणना करेगी, ये कितना होगा, 22 करोड़। अब सरकार कहेगी कि देखिए भैया हमने पहले कह दिया है, हम आपके बुक प्रॉफिट पर मैट की गणना करेंगे और हम आपके नेट प्रॉफिट पर कारपोरेट टैक्स की गणना करेंगे, दोनों में जो ज्यादा होगा वही लेंगे। तो सरकार कहेगी देखिए आपके बुक प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स बनता है 275 करोड़, आपके ठीक नेट प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स बनता है आपका 22 करोड़, और हमने कहा हम ज्यादा लेंगे, तो हम क्या लेंगे, 275 करोड़ लेंगे। इस प्रकार मैट की कहानी, इस प्रकार यह मैट टैक्स काम करने लगा। कंपनियों ने सरकार को जाल में फंसाया था, सरकार ने उन्हीं को जाल में फंसा दिया। ये रही बात मैट की, कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है बात। हाँ, कुछ क्षेत्रों में निवेश को मैट से छूट दी गई है, ठीक, कुछ क्षेत्रों में निवेश को मैट से छूट दी गई है। जैसे सरकार कहती है अगर कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो उस पर हम मैट नहीं लगाएंगे, वो जीरो टैक्स कंपनी हो सकती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कंपनियों को मैट से छूट दी गई है। फिर सरकार कहती है कोई पावर सेक्टर की कंपनी हो, कोई विद्युत वितरण, कोई बिजली बनाने वाली कंपनी हो, इसको भी मैट से छूट दे दिए गए हैं, इस पर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स नहीं लगाएंगे। सरकार कहती है कोई फ्री ट्रेड जोन हो, कोई मुक्त व्यापारिक क्षेत्र हो, ठीक, हमने घोषित किया हो कि यह मुक्त व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ कोई कंपनी लगेगी तो उसे हम छूट देंगे। तो अगर मुक्त व्यापारिक क्षेत्र में भी कोई कंपनी लगती है जिसे भी मैट से छूट मिलेगी। कोई वेंचर फंड हो, याद कीजिए वेंचर कैपिटलिस्ट बताए थे, वेंचर फंड हो यानी ऐसा फंड हो जो नए व्यवसाय करने वालों युवाओं को पैसा देता हो, उद्यम देता हो, वेंचर कैपिटल देता हो, इस पर भी हम मैट नहीं लगाएंगे। कोई एंजल फंड हो, अर्थात कोई एंजल इन्वेस्टर हो, एंजल इन्वेस्टर जो पैसा देता है उसे ही क्या कहा जाएगा, एंजल फंड कहा जाएगा। कहा जाती है सरकार कोई एंजल फंड हो तो उसे भी मैट के दायरे में हम नहीं लाएंगे। कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, कोई विदेशी संस्थागत निवेशक हो, कोई विदेशी म्यूचुअल फंड हो, भारत में आकर के पैसा लगा रहा है, कोई कंपनी खोल रहा है, ठीक, उस पर भी हम मैट नहीं लगाएंगे। कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज हो, कोई दान वाली एक्टिविटीज हो, ठीक, सामाजिक कार्य करने वाला कोई एनजीओ है, उस पर भी हम मैट नहीं लगाएंगे। ये सब बात की। साथ साथ 2018 का जब बजट आया था तो भारत सरकार ने कहा कोई कंपनी यदि गिफ्ट सिटी, गुजरात में गिफ्ट सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित है, कोई कंपनी यदि गुजरात के गिफ्ट सिटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित है तो उस पर मैट कितना देना होगा, 9% देना होगा। यानी कोई कंपनी गिफ्ट सिटी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात में स्थापित है उस पर मैट, ठीक, 9% देना होगा। और साथ साथ जो 18% का मैट था उसे सितंबर 2019 से घटा करके कितने पर ला दिया गया, तो उसे ला दिया गया 15% पर। यह पूरी कहानी है मैट की, यह पूरी बातें हैं मैट की, समझ में, यह पूरी बातें हैं मैट की। दो तरीके से हमने बताया, एक बार खुद, ठीक, एक बार खुद बोर्ड पर बताया और एक बार आप लोगों को स्क्रीन पर बताया। हाँ भैया, एक बार, ठीक, समझ में आ गई बात। तो बोर्ड पर बताया, अब थोड़ा कमेंट बॉक्स ऑन कीजिएगा, खुला है आप देखिए तो, ठीक। फंड का मतलब क्या होता है भाई, एंजल इन्वेस्टर पैसा देता है ना, कल परसों बताए थे ना एंजल इन्वेस्टर, तो जो एंजल इन्वेस्टर पैसा देता है उसे ही क्या कहते हैं, एंजल फंड। अब मान लीजिए कोई कंपनी किसी एंजल फंड से बनाई गई हो, हम एंजल इन्वेस्टर, हमने आपको पैसा दे दिया, आपने कंपनी खोल दी और आपने उस कंपनी को आप जीरो टैक्स कंपनी घोषित कर सकती हैं, ठीक। अब एक पूछ रहे हैं बुक प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या अंतर होता है, आप ही लोग बताइए। जो अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट देता है दिखाता है वो बुक प्रॉफिट होता है, सरकार के पास जाकर के कटौती करने का जो दावा करके जो प्रॉफिट दिखाता है नेट प्रॉफिट होता है, ठीक। अच्छा, 9% और 15%, सितंबर 2019 से कह दिया गया कि भारत में मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। पहले कितना था, 18.5%। एक बात ये हुई। 9% का मतलब है कि यदि कोई कंपनी गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित होती है, गिफ्ट सिटी में ही एक जगह है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, अगर कोई कंपनी गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थापित होती है तो उस कंपनी को स्पेशल छूट है, उस पर जब भी मैट लगेगा 9% लगेगा, उस पर 15 नहीं लगेगा, ठीक ना, ठीक। चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब होता है दान की एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी होता है समाज सेवा की एक्टिविटी, दान की एक्टिविटी। निशु बताओ। आंशी गुप्ता कह रही है कि मेरा कोई डाउट नहीं रहता पढ़ने का, संभव नहीं यार, किस कोई चीज में, अब यही चीज मैं 2 बार बताया हूं, 2 तरीके से बताया हूं, अब 2 बार 2 तरीके से पढ़ लो, आपके पास वीडियो बना है उसको 1-2 बार पढ़ लो, इसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो ये कह रहा है 22% वाला नहीं समझ में आया। दरअसल इसमें क्या है कि सरकार कह रही है कि आप हमारे पास आइए, ये गलत, आप हमारे पास आइए, थोड़ा मैं समझाता हूं, ठीक, ये चीज
एक बार इसको और समझ लो। देखो इसको समझना, एक बार और समझ लो, एक को नहीं समझ में आ रहा। देखो सरकार कह रही है आप अपना दोनों किताब लेकर के आइए, जो बुक प्रॉफिट है हम उसकी भी गणना करेंगे और जो नेट प्रॉफिट है उसकी भी गणना करेंगे। उस पर हम क्या ले लेंगे, जो अधिक होगा वो ले लेंगे। हम बात बता रहे हैं 2000 जब ये मैट लगाया गया था, ठीक, उस समय मैट क्या था 18.5%, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स 22%। तो सरकार कह रही है कि देखिए भाई, मान लीजिए कोई कंपनी अपना बुक प्रॉफिट लेके आती है, हमारा बुक प्रॉफिट है 1500 करोड़, तो सरकार कहती है पहले हम गणना करेंगे इस 1500 करोड़ पर 18.5% मैट का और देखेंगे कितना पैसा बनता है। तो सरकार इस पर 18.5% मैट की गणना करेगी। सरकार कहेगी अच्छा 277.5 करोड़ बनता है। फिर सरकार कहेगी कि अरे भाई आपको तो छूट का भी दावा करना है, तो ये कंपनी कहेगी हाँ हमारा बुक प्रॉफिट 1500 करोड़ है, लेकिन हमारा स्पेशल सेक्टर, ठीक, स्पेशल इन्वेस्टमेंट भी कितना है, हमारा 1400 करोड़ है। तो सरकार कहेगी कोई टेंशन नहीं, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, तो कंपनी कहेगी हमारा नेट प्रॉफिट 100 करोड़ हो गया, क्योंकि 1400 करोड़ तो हमने स्पेशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट ही कर दिया है। तो कम सरकार कहेगी कोई बात नहीं, अब इस नेट प्रॉफिट पर हम कॉर्पोरेट टैक्स की गणना करते हैं। तो उस समय कॉर्पोरेट टैक्स क्या था, ठीक 22% था। तो सरकार कहेगी ठीक है इस 22% कॉर्पोरेट टैक्स की गणना कर लेते हैं। तो 100 करोड़ का 22% कितना निकला, 22 करोड़। अब सरकार कहेगी कोई टेंशन नहीं, सरकार कहेगी इन दोनों में से जो ज्यादा पैसा होगा हम लेंगे, तो सरकार ये ले लेगी। ठीक, समझ में आ गई बात। शिवांशी बुक प्रॉफिट 8वीं बार बताने जा रहा हूं, ये 8वीं बार है बेटिया। सरकार अपनी कोई भी कंपनी अपनी साल भर का हिसाब किताब एक किताब में लिखती है और वह किताब में बताती है कि हमको इतने का फायदा होगा, और वही किताब लेकर के शेयर होल्डर्स के पास जाती है। अपनी किताब में जिस प्रॉफिट को वो लिखती है वही बुक प्रॉफिट कहलाता है। ठीक, वही बुक प्रॉफिट कहलाता है। समझ में आ गई बात, वही बुक प्रॉफिट कहलाता है। हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं और हमने 4 लोगों से पैसा लगवाया हुआ है, तो हम साल के अंत में पूरे उस एक किताब बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे, उसमें हिसाब किताब लिखेंगे और जाएंगे देखेंगे, देखिए इतना आया इतना खर्च किया, हिसाब देखिए, और मान लीजिए उसमें 100 करोड़ का प्रॉफिट है, यही बुक प्रॉफिट कहलाता है। ठीक, अब बुक प्रॉफिट पर शेयर होल्डर्स को देता है और सरकार के पास आता है तो कहता है कि जो आपने छूट बोला था वो हमने अलग से निवेश किया था भाई, हमने अलग से निवेश किया था, तो उसके बराबर की राशि, उसके बराबर की राशि हमें छूट दीजिए। पुंडीर कह रहे हैं कि सर जी कमेंट बॉक्स डिसेबल कर दिया गया। अब आपकी क्लास में कभी कमेंट बॉक्स बस शुरू में 2 मिनट खुलेगा और जैसे लास्ट की बात है लास्ट में खुलेगा। इस क्लास से मैं हाथ जोड़ लिया, ठीक ना, पहली बार किसी क्लास में मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अब तक नहीं जोड़ा था क्योंकि मुझे अब तक ऐसे विद्यार्थी नहीं मिले थे। ठीक, क्लियर हो गई बात, क्योंकि मैंने पहले दिन आपसे वादा किया था, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मैंने आपसे कहूंगा, आप जानिए आपका काम जाने, मैं तो आ जाइए, ये कहानी हो गई। अब अगला है कैपिटल गेन टैक्स। और एक बात मानिए आप लोग, ठीक, मैंने सब बंद कर दिया भाई, सब कमेंटमेंट बंद कर दिया है। एक बात मानिए आप लोग, मानिएगा, और वो बात ये है पेशेंस पर हम बात करेंगे। कम से कम इतना लॉजिक तो लगाओ यार, इतना लॉजिक तो लगाओ। पहली बार आपने मैथ पढ़ा है, पहली बार आपने मैथ सुना है, कम से कम मैं 2 बार समझा रहा हूं, पहली बार समझा रहा हूं उसको धैर्य से समझो, दूसरी बार समझा रहा हूं उसको धैर्य से समझो, पटपट पटपट शुरू हो जाते हो, 10 मिनट का धैर्य से समझो तो। ठीक, ठीक, तो जो लोग, मैं तो अपना बच्चा निभाऊंगा, मैं तो जी जान से पढ़ाऊंगा, तो आ जाइए सीधे पढ़ते हैं। अब अगला है कैपिटल गेन टैक्स, अगला है कैपिटल गेन टैक्स, टैक्स। और ये पहला बैच है, मेरे जीवन का पहला बैच, जिसको मैं कमेंट बॉक्स ऑफ करके पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने कभी कमेंट बॉक्स ऑफ करके नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन की फीलिंग आती है। बच्चे ऐसा कहते हैं, मैं नहीं। बच्चे कहते हैं गुरुजी आपसे पढ़ते हैं ऑनलाइन, लगता है ऑफलाइन इसे सामने बैठे हुए हैं, सवाल जवाब हम लेते रहते हैं। ठीक, समझ गए, तो आइए। ठीक, अब आइए कैपिटल गेन टैक्स, इसको कहते हैं पूंजी लाभ कर। इसको क्या कहते हैं, पूंजी लाभ कर। तो कैपिटल गेन टैक्स को कहते हैं पूंजी लाभ कर, पूंजी लाभ कर। कैपिटल गेन टैक्स को कहते हैं पूंजी लाभ कर। और एक बात और, एक बार में समझ में आए, 2 बार देखिए, एक बार समझाते हैं देखिए, 2 बार समझाते हैं फिर देखिए। इकोनॉमी है, पहली बार समझ रहे हो, टॉप लेवल की इकोनॉमी समझा रहा हूं, कोई भी चीज छोड़ता नहीं हूं। यही कॉर्पोरेट टैक्स है ना, जाकर के दुनिया भर की जितनी किताबें हैं ना अब आपके पास मार्केट में, और जितना भी टीचर लोग पढ़ाया ना, नोट्स उठा देखना, 4 लाइन में लिखवा के बात किनारे कर दिए हैं। जीरो टैक्स कंपनियों पर लगता है मैट, ये 4 लाइन में लिखा गया है, हम 1 आधे घंटे समझा रहे हैं, क्योंकि आप 4 लाइन में लिख लोगे इंटरव्यू। ये जो शिक्षक का पेशा मैंने चुना है ना, जो शिक्षक का कार्य चुना है ना, याद रखिएगा मैंने मजबूरी में नहीं चुना, सबसे मुझे अच्छा लगता है वो पढ़ाना लगता है। ठीक, जब बोर्ड पर आता हूं तो भीतर से इच्छा होती है कि आप सब में अपना जी जान डाल दूं। पूंजी लाभ कर कैपिटल गेन टैक्स की देखिए, अब समझना, इसी पर फोकस आ जाओ। कोई भी संपत्ति, कोई भी एसेट्स कृषि भूमि के अलावा, खेती की भूमि के अलावा, तो खेती की भूमि के अलावा वाली भूमि को क्या कहते हैं, गैर कृषि भूमि। जो खेती की भूमि होती है उसके अलावा सभी भूमि को क्या कहते हैं, गैर कृषि भूमि। क्या कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, गैर कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि। याद रखना, आपने कोई भी संपत्ति खरीदी, एसेट्स खरीदा, खरीदा, खरीदी हुई संपत्ति की बात कर रहा हूं, और पुनः उसे बेच दिया, खरीदा बेचा, इस पर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पर सरकार टैक्स लेती है, और उस टैक्स को कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर। यानी पूंजी लाभ कर की परिभाषा क्या हो गई, तो पूंजी लाभ की परिभाषा यह हो गई कि आपने कोई संपत्ति खरीदी, पुनः बेची,
जो लाभ कमाया उस पर सरकार कहती है हम एक टैक्स लेंगे, और वो टैक्स क्या है? पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। याद हुआ? ठीक। और याद रखना, उस संपत्ति में खेती की भूमि को छोड़ करके बाकी सभी संपत्ति खरीद है। जैसे मान लो आपने कोई गैर कृषि भूमि खरीदी, शहर में प्लाट खरीद लिया, फिर बेच दिया, ठीक। कोई सोना खरीद लिया है, कोई गाड़ी खरीद लिया, मशीन खरीद लिया है, किसी वस्तु का पेटेंट खरीद लिया है, किसी वस्तु का ट्रेडमार्क खरीद लिया है, किसी की कोई पेंटिंग खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया है, वो संपत्ति कुछ भी बेचा, लाभ कमाया, तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, जिसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब ठीक समझना, यह कैपिटल गेन टैक्स दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म यानी कम समय का, और दूसरे को कहते हैं लॉन्ग टर्म यानी अधिक समय का। अर्थात यदि आपने कोई संपत्ति खरीदी, शहर में प्लाट खरीद लिया, गैर कृषि भूमि है, इसको सेल किया, बेचा, और इस पर जो प्रॉफिट कमाया वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक। और कोई आपने संपत्ति खरीदी, बेचा, प्रॉफिट कमाया और अधिक समय तक अपने पास रख करके बेचा, तो वो कहेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन बात आपके समझ में नहीं आई। अब इसको कुछ यूं करते हैं, इसको हटा देते हैं, रुक जाओ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हटा देते हैं, अभी इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखो, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर। चलिए, पूंजी लाभ कर। देखिए समझना, कोई संपत्ति आपने खरीदी, कोई एसेट आपने खरीदा, उस एसेट को आपने बेचा, उस पर जो प्रॉफिट कमाया उस पर सरकार एक टैक्स लेती है जिसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर। ठीक, क्या कहते हैं? कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर। संपत्ति खरीदेंगे, बेचेंगे, लाभ होगा, लाभ होगी, सरकार कहेगी ठीक ठीक ठीक, सरकार कहेगी हम टैक्स लेंगे, तो पूंजी लाभ कर है। ये जो पूंजी लाभ कर है वह दो प्रकार का होता है, या पूंजी लाभ कर जो है यह दो प्रकार का होता है। क्या क्या? तो देखिए, मान लीजिए एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, कम समय वाला कैपिटल गेन टैक्स, और एक को कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी अधिक समय वाला कैपिटल गेन टैक्स। कैसे? अब देखिए, किसी संपत्ति को आपने खरीदा, मान लीजिए शहर में एक जमीन खरीदी, उस संपत्ति को आप बेच रहे हैं 3 साल से कम समय में, यानी जिस दिन कोई संपत्ति खरीदी और 3 साल से पहले ही बेच दिया, तो उसके प्रॉफिट पर जो टैक्स लगेगा वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाएगा। समझना, कोई संपत्ति खरीदी, अपने पास 3 साल से कम ही रखा, यानी 3 साल के भीतर ही बेच दिया, तो उस पर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। समझ में आ गई बात? कम्या समझ में आई बात? शाहीन खान समझ में आई बात? कोई आलतू फालतू बात नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाली बात। कमेंट बॉक्स में सिर्फ मुझसे बात होगी और किसी से नहीं। बताओ समझ में आई बात? कोई वस्तु खरीदी और उसे 3 साल से पहले बेच दिया, तो क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और कोई, ठीक, जैसे, समझ में आ गई बात? और यह कितना लगेगा? तो 15%। कोई संपत्ति खरीदिए, 3 साल के पहले बेचिए, यदि प्रॉफिट होता है तो, यदि प्रॉफिट होता है तो, हमेशा टैक्स याद रखना कहीं भी प्रॉफिट पर लगता है। ठीक, हमेशा किस पर लगता है? प्रॉफिट पर लगता है। एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बांध लीजिएगा, 1 लाख की वस्तु खरीदे और उसे अगर 90,000 में बेचोगे तब नहीं लगेगा, प्रॉफिट कहां रहा होता है? घाटा रहा है। टैक्स की दुनिया में प्रॉफिट 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 होगा तो टैक्स लगे। तो वस्तु खरीदी, 3 साल से पहले बेचा, तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगे। ठीक, अब देखो, बजट 2019 में एक छूट दी गई। कहा गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस कोई शुरू किया था, सॉरी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक प्लाट खरीदा था और 1 साल बाद बेच दिया, यानी 3 साल पहले बेच दिया, उस पर प्रॉफिट हुआ। लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि यह संपत्ति या प्लाट हम बेच के स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेच के नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो सरकार कह रही है हम उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? सरकार कह रही है कि हम उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर पुश्तैनी जमीन बेचे तो, ये गौर करो, सरकार कह रही है कि आप जमीन बेचोगे, पहले तो पुश्तैनी जमीन अगर किसी भूमि है तो वैसे नहीं लगेगा। दूसरी चीज, यहां एक शब्द आ रहा है, लॉजिक लगाओ, यह शब्द आ रहा है प्रॉफिट। सरकार कह रही है संपत्ति बेची और प्रॉफिट होगा तभी हम टैक्स लेंगे। तो संपत्ति बेचेंगे, प्रॉफिट का गणना कैसे होगा? प्रॉफिट का गणना तो उसी संपत्ति पर होगा ना जिसे आपने खरीदा हो, जिसे आपने खरीदा हो। जो पुश्तैनी बाप दादाओं की जमीन मिल रही है उस पर प्रॉफिट की गणना कैसे हो पाएगी भैया? बता महेश, तो किसी के बाबा जी से उसे 5 बीघा जमीन मिल गई, वो व्यक्ति उसको बेचता है तो प्रॉफिट की गणना कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन उसी व्यक्ति ने 5 बीघा जमीन खरीदा हुआ है और फिर बेच रहा है तो प्रॉफिट की गणना हो पाएगी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है? 15%। उसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, आपने कोई संपत्ति खरीदी और 3 साल से ज्यादा के समय पर बेची, 3 साल से ज्यादा, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, इस पर जो प्रॉफिट होता है उस पर क्या लगता है? ठीक,
उस पर क्या लगता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। उस पर क्या लगता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक, समझ गई? शिक्षा बेटा समझ गया? शिक्षा ने कह दिया प्रॉपर्टी डीलर के लिए, बस सही है। और एक बात और है, यदि प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम है, मान लिया बेचा आपने और लाभ 1 लाख से कम है, तो टैक्स नहीं लगता है। तो सरकार कहती है जाने दो, 1 लाख से कम है, बेचारा कम कमाया है, इस पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेंगे। ठीक, सरकार कहती है। अब बताओ, सरकार कहती है जाने दो, बेचारा खरीदा था 1 लाख से कम है पाया है। ठीक ठीक, 1 लाख से कम है पाया है, तो अगर 1 लाख से कम प्रॉफिट हो तो टैक्स नहीं लेगा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अगर प्रॉफिट 1 लाख से कम है तो टैक्स पर क्या मिलती है? छूट मिलती है। समझ में आ गई बात ना? ठीक, 1 लाख से अगर अधिक प्रॉफिट होता है तो 10% टैक्स लगता है। 1 लाख से ठीक अधिक टैक्स लगता है। 1 लाख से अधिक प्रॉफिट हुआ तो 10% टैक्स लगता है। एकदम याद हो गया? बताओ तू लोग। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना? 15%। लॉन्ग टर्म कितना? 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा कब? जब संपत्ति खरीद के 3 साल पहले बेचेगा। लॉन्ग टर्म कब लगेगा? जब संपत्ति खरीद के 3 साल। ठीक, क्लियर हो गया? ये रहा कैपिटल गेन टैक्स। ठीक, इसी प्रकार एक है, यही आखिरी टैक्स पढ़ा रहा हूं, फिर मंडे को पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार एक है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इसी प्रकार है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक, इसे कहते हैं प्रतिभूति लेन देन पर कर। प्रतिभूति प्रतिभूति लेन देन कर। प्रतिभूति लेन देन कर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, समझ में आ गई बात? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये अक्टूबर 2024 से लगाया गया था, सॉरी 2004 से लगाया गया। देखिए अब समझना, यहां दो बातें बारीक है। यहां एक ऐसा कर है जो प्रॉफिट पर नहीं लगता है, टोटल ट्रांजैक्शन पर लगता है, खरीदने वालों पर भी बिक्री वाले पर भी। समझना बात को, ये आखिरी है, समझ लो, फिर दो बातें करनी। ठीक, याद रखिएगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब आ जाओ। ठीक, देखिए स्टॉक एक्सचेंज पर कल ही पढ़ाए थे, कल परसों में, कोई शेयर बिक रहा है, कोई बॉन्ड बिक रहा है, कोई म्यूचुअल फंड बिक रहा है, इन सबकी खरीद बिक्री हो रही है ना। कोई आ रहा है शेयर और बेच रहा है, खरीद रहा है, कोई आ रहा है बॉन्ड बेच रहा है, खरीद रहा है, कोई आ रहा है म्यूचुअल फंड बेच रहा है, खरीद रहा है। तो सरकार कहती है इतना खरीदोगे बेचोगे तो हम भी टैक्स लेंगे। ठीक, सरकार कहती है इतना खरीदोगे और बेचोगे तो हम भी क्या लेंगे? हम भी टैक्स लेंगे। सरकार कहती है इतना खरीदोगे और बेचोगे तो हम भी टैक्स लेंगे। लेकिन सरकार कहती है चूंकि ये शेयर बॉन्ड ना हर आधे घंटे पर बिकते उगते रहते हैं, सरकार कहती है बहुत कम लेंगे। सरकार कहती है लेंगे, प्रॉफिट पर नहीं लेंगे, टोटल ट्रांजैक्शन पर लेंगे, और खरीदार और विक्रेता दोनों से लेंगे। किसके मामले में? शेयर के मामले में। सरकार कहती है कि अगर शेयर खरीदारी और खरीदा बेचा जा रहा है तो टोटल ट्रांजैक्शन पर लेंगे, जीतने का खरीदा, जीतने का बेचा। मान लीजिए ठीक हम 1 लाख का शेयर ठीक किसी व्यक्ति से 1,20,000 में बेच रहे हैं, तो हम 1 लाख का बेच रहे हैं तो हमसे भी टैक्स लेगी, जो 1,20,000 में खरीद रहा है उससे भी टैक्स लेगी। ठीक, और कितना लेगी? तो हर ट्रांजैक्शन का 0.1%। कितना लेगी? हर ट्रांजैक्शन का ठीक 0.1%। ठीक ना? तो कितना लेगी? हर ट्रांजैक्शन का 0.1%। क्लियर हो गया? हर ट्रांजैक्शन का 0.1%। दूसरी चीज, यह केवल शेयर के मामले में है। अगर म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री हो रही है, ठीक, म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री हो रही है, तो म्यूचुअल फंड के मामले में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है 0.0001% है। कितना है? 0.001% है। और यह सिर्फ किसको देना पड़ता है? खरीदार को। यानी मैं म्यूचुअल फंड खरीद रहा हूं तो सिर्फ मुझे देना पड़ेगा, विक्रेता को देना नहीं पड़ेगा। यही है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक, यही है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो टैक्स अभी चलेगा, अभी डायरेक्ट टैक्स है, इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी बताऊंगा, फिर टैक्स में कुछ नई चीजें आई हैं, बहुत कुछ बातें होंगी। पढ़ो तो। हमने कहा था ना आपसे कि आप लड़िए, लड़ाने के लिए तो मैं हूं, आप लड़िए तो सही। और लड़ाई का एक शर्त होता है, हर युद्ध का एक नियम होता है, युद्ध वही जीतता है जो अनुशासित होता है। आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है ना, जो एनडीए सीडीएस वाले ट्रेनिंग लेते हैं, तो एक मुझे बहुत बढ़िया बात लगी। एक बार देहरादून में गया था, नेशनल मिलिट्री अकादमी में, जहां आर्मी के अफसरों की ट्रेनिंग होती है, वहां मैं एक बार गया था। तो वहां एक कहावत कही जाती है, ठीक, कि ट्रेनिंग में आप ग्राउंड में जितना पसीना बहाओगे, वार में उतना खून कम बहता है। अपनी पढ़ाई लिखाई में जितना अनुशासित रहोगे उतनी ही तेज तरक्की करते हो। पढ़ने बैठो अनुशासित होगे, बैठोगे तो एग्जाम अनुशासित होगे दोगे तो सिलेक्शन भी अनुशासित हो। ठीक, समझी बिटिया? अनु बिटिया समझी? सैम समझा? पूरी दुनिया आपको हल्के में लेती है, पूरी दुनिया आपको नॉर्मल लेती है, पूरी दुनिया आपको नकारात्मकता में लेती है। दुनिया में किसी से भी आप जाओ, अपने समाज में किसी से कहो हम कलेक्टर बनने वाले हैं, हम करोड़पति बनने वाले हैं, हम बिजनेसमैन बनने वाले हैं, सब लोग मुंह फेर करके कहते हैं ऐसे बोल रहा है। इसलिए आपको नकारात्मकता की आदत पड़ गई है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हाँ आप बनने वाले हो, आप बनने वाले हो, आप श्रम तो करो, मैं बनाऊंगा। मैं आप में एक जिम्मेदारी से भरा, एक जवाबदेही से भरा युवा देखता हूं। मैं आप में इस मुल्क का भविष्य देखता हूं, इसलिए इतना चीखता हूं आप पर, इसलिए इतना चिल्लाता हूं आप पर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये युवा लड़खड़ाया तो इस मुल्क का भविष्य लड़खड़ा जाए।
आप मेरी नजर में साधारण लोग नहीं हो, आप मेरी नजर में चलते फिरते राष्ट्र हो। इसलिए मेरी नजर में राष्ट्र ही बने रहो, राष्ट्र की गरिमा के साथ। ठीक? और कल मैं क्लास नहीं लूंगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं खड़ा हूं तो लग रहा है कि मेरे पैर फट रहे हैं। मैं 2 दिन आराम करूंगा, मंडे से क्लास लूंगा और यही टैक्स की कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। तो सैम क्यों बड़ा परेशान है? सैम क्या हुआ बेटा? दिव्या, शैम, नाजमीन, प्रासू, दीपिका, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? सब बढ़िया बेटा? पूजा बिटिया कहाँ गई? यासी कहाँ गई? लाओ, अपने आप में उत्साह उत्साह लाओ।